चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए शुरू करते हैं। कोई नया स्टूडेंट जो कल नहीं था? एक दो बस, चलिए। गाइस, लास्ट क्लास की हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बार पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन लिया था कि सिलेबस में क्या कुछ है। बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। अदर लॉज में 4 यूनिट है जो हम लोगों ने कवर करने हैं। वी हैव फर्स्ट स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के साथ हमने शुरू किया था, सिर्फ सेक्शन 1 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कायदे से कंप्लीट किया था। आइए एक बार पहले उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। अगर आप कंपनीज एक्ट की बात करें तो इन टोटल द कंपनीज एक्ट हैज 470 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स और साथ में 7 शेड्यूल्स अटैच्ड हैं। हमारे कोर्स में सेक्शन 1 से लेकर 148, दैट इज द फर्स्ट 10 चैप्टर्स ऑफ कंपनी एक्ट, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सेक्शन 1 से हम लोगों ने शुरू किया था। अच्छा, अब सेक्शन 1 की बात करें तो ये कंपनी एक्ट का चैप्टर 1 है, जिसको हम प्रीलिमिनरी नाम से जानते हैं। तो प्रीलिमिनरी में हमारे पास सेक्शन 1 आता है और सेक्शन 2 आता है। तो अगर आप चैप्टर वाइज बात करें तो ये चैप्टर 1 है, प्रीलिमिनरी, 2 सेक्शन इसके अंदर कवर्ड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 की हमने बात की थी। सेक्शन 1 में ब्रॉडली हमारे पास 4 चीजें हैं जो कवर्ड है। नंबर 1 द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, उसका एक्सटेंट यानी कि कहां कहां अप्लाई होता है, कमेंसमेंट किस दिन से इफेक्टिव हुआ, एंड फाइनली द एप्लीकेशन, ये किस किस पे अप्लाई करता है। चारों बातों का जवाब सेक्शन 1 देता है। 4 सबसेक्शन है टोटल इसके अंदर। सबसेक्शन 1 सेज कि द एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013, जिसको हम शॉर्ट टाइटल बोल देते हैं एक्ट का। इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, एक्सटेंड की बात हो रही है। तीसरा हमने बात किया था कमेंसमेंट की, कि सर कमेंसमेंट के ब्रॉडली एक्ट के अंदर 2 तरीके होते हैं। एक स्पेसिफिक डेट बताई जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई हुई है, पार्टनरशिप एक्ट में बताई हुई है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बताई हुई है। जितने थोड़े से पुराने एक्ट हैं उनके अंदर पहले तरीका क्या होता, एक स्पेसिफिक डेट बता दी जाती थी कि इस दिन ये एक्ट इफेक्टिव होगा। ऑफ लेट हमारा जो तरीका है लॉ मेकर्स का, वो चेंज हो चुका है। वो स्पेसिफिक डेट नहीं बताते, वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे देते हैं कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि किस दिन इस एक्ट को पिक्चर में लाना है। तो कंपनी एक्ट भी एक ऐसा ही एक्ट है जिसके अंदर ये पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके इस एक्ट को पिक्चर में ला सकती है, और डिफरेंट अलग अलग एक्ट सेक्शंस के लिए अलग अलग डेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, अलग अलग नोटिफिकेशन लाई जा सकती थी। उसके बाद आया था हमारे पास सेक्शन 4 जिसने बात सबसेक्शन 4 जिसने बात की थी कि एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है। सबसे पहला जो ए पार्ट उसने लिखा था, बड़ी कॉमन बात, की जो कंपनी है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसको 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ, उसके ऊपर तो अप्लाई करेगा ही करेगा। उसके अलावा बिक्स नाम से हमने याद किया था कि सर 4 तरह की कंपनियां, जिनको हमने बिक्स एक एक्रोनिम से याद कर लिया था। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, वो कंपनीज जो जनरेशन एज वेल एज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करती हैं, या कोई स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनी। चारों में एक चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि इन कंपनी से डील करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है, जैसे कि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट और इडा एक्ट हो गया, जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, स्पेशल एक्ट के लिए तो ऑब्वियसली एक स्पेशल एक्ट बनाया ही गया है। इन चारों के ऊपर कंपनी एक्ट तब अप्लाई करता है जब वो इनकंसिस्टेंट ना हो बैंकिंग एक्ट से, इंश्योरेंस एक्ट से, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से, या जो भी स्पेसिफिक एक्ट है उनसे। यानी कि जब भी कभी कंफ्लिक्ट होगा, उनका जो पर्टिकुलर एक्ट है, उनका जो गवर्निंग एक्ट है, पहली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। उन मैटर्स के रेस्पेक्ट में जहां वो स्पेशल एक्ट साइलेंट होगा, वहां आप कंपनीज एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो एफ बात इसके अंदर, लास्ट एफ पार्ट कवर किया गया था, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से पावर दे दी गई थी कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर वो चाहे तो बाय नोटिफिकेशन कंपनी एक्ट के पूरा का पूरा या कुछ प्रोविजंस विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस अप्लाई कर सकती है। 2 एग्जांपल हमने यहां लिए थे कि सर ऐसा कहां पे इस्तेमाल की गई है पावर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स थे गवर्नमेंट के, जिसके ऊपर कंपनी एक्ट इनकी गवर्नेंस जो है एज पर क्लॉज एफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर यूज कर इनके ऊपर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू इनकी गवर्नेंस कराई जाती है। दिस वाज सेक्शन 1। दूसरा सेक्शन जो प्रीलिमिनरी सेक्शंस के अंदर हमारे पास आता है, दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में ऑब्वियसली हमारे पास डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन जहां जहां हमें जरूरत पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम सेक्शन 2 कवर करते जाएंगे। लास्ट क्लास में जो हमने एक छोटा सी बात और कवर की थी कि सर कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 20 के अंदर। कंपनी की कंपनी एक्ट डेफिनेशन देखी जाए तो हमने इसको क्या लिखा था, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका अगर इंटरप्रिटेशन निकालें तो जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन इसका निकलता है कि सर इंडिया में किसी भी एंटिटी को या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर कंपनी कहलाना है तो उसके लिए उसको या तो कंपनीज एक्ट 2013 में, या जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ इंडिया में रहे हैं 1956, उससे पहले भी एक हुआ करता था, तो उनके अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको हम इंडिया के अंदर कंपनी बुलाएंगे। अदरवाइज ऐसी एंटिटी जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो ब्रॉडली अगर कंपनी के नेचर की है तो वो 2 फॉर्म की होगी, या तो वो फॉरेन कंपनी होगी, या उससे एक ब्रॉडर टर्म हमने यूज की थी, वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी। फॉरेन कंपनी हम किसको बुलाते हैं, फॉरेन कंपनी हम उस कंपनी को बुलाते हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि कोई प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस फिजिकली भी हो सकती है,
वो प्रेजेंस आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है कि कोई वेबसाइट वगैरह चलाती है यहां पर, जिसके लिए उसको फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम इंडिया में बात करें तो बहुत समय तक उबर जो था बेटा, इंडिया में इसका कोई ऑफिस नहीं था, इन्होंने एक ऐप डेवलप करी थी, उसके थ्रू काम करते रहते थे, कस्टमर केयर को फोन करो तो वो यूएस जाके मिलती थी कॉल। ऐसी एक बुकिंग.com करके इंडिया में वेबसाइट है जो मेक माई ट्रिप वगैरह की कॉम्पिटिटर है, वो भी इंडिया में बेस्ड नहीं है, इनके ऑफिसेज नहीं है इंडिया में, लेकिन इनको भी हम कंपनी को हम क्या मानेंगे, फॉरेन कंपनी मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में प्रेजेंट है। अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंस का डेफिनेशन भी दिया गया है। फाउंडेशन में हम उस बात को टच नहीं करते थे क्योंकि वहां पूछता नहीं था। इंटर में मैं 242 के नीचे आपको एक रूल और पढ़ाऊंगा जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि किस किस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस मानेंगे। दूसरा, ये जो प्रेजेंस है ये डायरेक्टली भी हो सकती है कि उनका खुद पे यहां पर ऑफिस है, खुद की वेबसाइट है। कई बार क्या होता है वो डायरेक्टली नहीं काम करते, अपने किसी एजेंट के थ्रू यहां काम करना शुरू कर देते हैं, जो उनके बिहाफ पर ऑर्डर्स ले देते हैं, वो ऑर्डर्स उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और सामान आगे दे देते हैं, बीच में अपनी कमीशन वगैरह ले लेते हैं। तो हमने कहा जी इस तरह की प्रेजेंस भी है अगर आपके इंडिया के अंदर, तो भी हम उसको फॉरेन कंपनी बुलाएंगे। नेक्स्ट हमने बात की थी बॉडी कॉर्पोरेट की। पहले हमने इसका जनरल मीनिंग देखा था, मैंने आपको बताया था कि जी बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो 4 बातें पूरी करती है। वो एक किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड होती है, उस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होने की वजह से वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। जनरली उसके अंदर क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, लायबिलिटी जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लिमिटेड होती है। और जनरली वो एक परपेचुअल सक्सेशन रखती है। जो भी एंटिटी इस तरह की बातें सेटिस्फाई कर रही होती है उसको हम एक बॉडी कॉर्पोरेट बुलाना शुरू कर देते हैं। ये थी हमारी जनरल डेफिनेशन। फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी एज पर कंपनीज एक्ट। हमने जो कंपनीज एक्ट में एज पर डेफिनेशन पढ़ी वो हमने देखा था कि सर वो ना एक इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, यानी कि वो मीन्स वाली डेफिनेशन नहीं थी, वहां पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे और स्पेसिफिकली ये बताया गया था कि किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है। और उसके अंदर हमारे पास जो ब्रॉडली बात निकल के आई थी कि सर एक एंटिटी है जिसको उन्होंने स्पेसिफिकली लिख के बोला है कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट मानने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोगों को दी थी इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसी भी कोऑपरेटिव इंडिया के जो भी रेलेवेंट एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड हो। मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो 2 क्लॉज 11 जो है वो हमारा डिफाइन करता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। डेफिनेशन में उन्होंने क्या लिखा कि बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड any cooperative society registered under any law relating to cooperative societies, या दूसरा any body corporate not being a company defined in this act which central government may by notification specify in this behalf। और दूसरी पावर उन्होंने क्या दी थी कि सर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को वो चाहें तो इस कैटेगरी से, इस डेफिनेशन से बाहर कर सकते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है, अगेन बिल्कुल सेम फाउंडेशन वाला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। तो फीचर्स ऑफ कंपनी को याद करने के लिए हमने फाउंडेशन में एक लर्निंग स्किल बनाई थी, अगर याद हो तो, टॉप क्लास एसोसिएशन। कि कंपनी एक टॉप क्लास एसोसिएशन है, मैंने मेंशन भी की हुई है पहले से कि कंपनी एक टॉप क्लास एसोसिएशन है। टॉप क्लास एसोसिएशन के लिए हमने क्या वर्ड्स यूज किया, हमने क्या बोला था कि टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। और इसके लिए बेटा एक सेक्शन 44 आता है, देयर इज वन सेक्शन नोन एज सेक्शन 44 जो ये बात बोलता है। अगेन हमारे कोर्स का पार्ट है, फिलहाल हम सेक्शन 44 की बात करते हैं। सेक्शन 44 कहता क्या है? अगर आप सेक्शन 44 की बात करें तो सेक्शन 44 की एग्जैक्ट लैंग्वेज है कि द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टीज transferable in the manner provided by articles of the company। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन फिलहाल यहां पर मैं इसको दोबारा लिखवा रहा हूं इसलिए कि बेसिकली सेक्शन 44 कहता क्या है। उन्होंने एक लाइन यूज करी, द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। यहां से हम ब्रॉडली 3 बातें निकाल लेते थे कि सर एक तो इन्होंने जब इंडिया आप किसी भी कंपनी की शेयर्स और डिबेंचर्स, जो ब्रॉड 2 तरीके हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू पैसा रेज किया जाता है, उनको अगर आपको क्लासिफाई करना हो वो मूवेबल है या इमूवेबल है, तो उन्होंने कैटेगरी में डाला था इसको मूवेबल की। ये बात हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ के आए थे, जहां उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में भी वर्ड इंक्लूड किया था, इट इंक्लूड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जहां पे वर्ड आया था कि बेसिकली हम इनको क्या मानते हैं, गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, मूवेबल नेचर के ये माने जाते हैं। दूसरा यहां से चीज निकल के आती है कि सर ये ना हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स की बात करोगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है उसके शेयर होल्डर की, वो शेयर होल्डर जब चाहे उसको ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि आप ट्रांसफर पर एज पर सेक्शन 44 प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते। अगर कोई भी कंपनी है उसके शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, दे ऑट टू बी ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफरेबल होंगे ही होंगे, उसको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता।
लेकिन तीसरी बात हमारे पास ये निकल के आती है कि इट शुड बी इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अब यहां से जो तीसरी बात निकल के आती है वो ये है कि शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल रहते हैं, लेकिन कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स के थ्रू उनके ट्रांसफर का जो मैनर है, जो तरीका है, वो गवर्न कर सकती है। और इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं कि सर इसका मतलब यह है कि कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एंड यहां पर हम डिस्टिंग्विश करते थे दो शब्दों के बीच में, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है रिस्ट्रिक्शन। कि आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस कर सकते हैं। जैसे हमने कंडीशंस का एग्जांपल लिया था कि आप अगर ये कंडीशन लगाना चाहें कि कोई भी शेयर होल्डर अगर बेचना चाहेगा तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करके जाएगा, या एक फेयर मार्केट वैल्यू हम बताएंगे, उस मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं सेल करेगा। तो ये जब आप बातें कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आप कंडीशंस लगा रहे हैं, लेकिन आप प्रोहिबिशन नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे ट्रांसफर को, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कर रहे हैं। और ये पावर आपको 44 देता है कि अपने आर्टिकल्स के थ्रू ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, तो थोड़ा सा 44 के साथ चेंज होता है। वहां एक बात रियलाइज होती है कि सर जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात भी है ना, ये केवल और केवल एक पब्लिक कंपनी में, सॉरी प्राइवेट कंपनी में की जा सकती है। पब्लिक कंपनी में आप कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते। दैट मींस अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज पब्लिक कंपनी में दे हैव टू बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो समरी क्या बनती है यहां से, हमने कहा जी शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, प्रोहिबिशन नहीं हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। रिस्ट्रिक्शन लगाने का तरीका क्या रहेगा, आर्टिकल्स के थ्रू आएगी। प्राइवेट कंपनी के केस में लगाई जा सकती है, पब्लिक कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई जा सकती। और अगर शेयर्स और डिबेंचर्स की नेचर देखनी है तो वो किस नेचर की होती है, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, वो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है जी, पहला पॉइंट यहां निपटता है। दूसरा हमने बात करते हैं, ओ से हम बात करते हैं ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। जब आप ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर बात क्या आती है कि कंपनी के अंदर की जो ओनरशिप है वो ऑब्वियसली उसके शेयर होल्डर्स के पास रहती है। वैसे अगर करेक्ट वर्ड यूज किया जाए तो उसके मेंबर्स के पास रहती है, बिकॉज शेयर होल्डर एक छोटा शब्द है। इतना तो हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा ही हुआ है कि सर हर कंपनी के पास शेयर कैपिटल हो ये जरूरी नहीं होता है, तो शेयर होल्डर वर्ड इस्तेमाल करना सही शब्द नहीं है। करेक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, कंपनी की ओनरशिप किसके पास होती है, मेंबर्स के पास होती है। लेकिन डे टू डे जो अफेयर्स हैं वो मैनेजमेंट जो है, जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो मेंबर्स के हाथ में नहीं होती है। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू। जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात क्या करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ऑल द डायरेक्टर्स नोन टुगेदर आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी जो अपॉइंटमेंट है, इनकी जो रिमूवल है वो बेसिकली मेंबर्स के हाथ में रहती है। इसलिए इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहती है, मेंबर्स के हाथ में रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डे टू डे बेसिस पर मैनेज कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसके हाथ में है, मेंबर्स के हाथ में। जैसे बेटा देश में बेसिकली डेमोक्रेसी काम करती है कि कहने को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली देश हम चलाते हैं, लेकिन रियलिटी वही होती है कि क्योंकि डे टू डे डिसीजन में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो मेजर पावर जो मैनेजमेंट की रहती है वो किसके हाथ में रहती है, डायरेक्टर्स के हाथ में रहती है। थर्ड हमारे पास आता है परपेचुअल सक्सेशन। अगेन कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट ऐसा नया समझाने वाला नहीं है, एक लाइन हम लोगों ने रटी हुई है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर। वही वाली बात है कि किसी भी मेंबर की डेथ से, उसके छोड़ जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक कंसेप्ट का मैंने जिक्र किया हुआ था आप लोगों के साथ कि सर जिसकी वजह से ये परपेचुअल सक्सेशन चलती रहती है, उस कंसेप्ट का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट क्या होता है सर, जहां पर कंपनी के जो शेयर्स हैं या इवन डिवेंचर्स हैं वो बाय फोर्स ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ लीगल प्रोसीजर, आगे लीगल एड्स को ट्रांसफर हो जाते हैं इन द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द शेयर होल्डर। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली समझें, आप ये कहना शुरू कर दें कि कंपनी में मेंबर्स आते रहें जाते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यू करती रहेगी, बट यू नीड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स तो चाहिए ना। तो प्रैक्टिकली सर एक मेंबर के डेथ हो जाने पर मेंबर कौन बनता है, ये प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। और लॉ ये कहता है कि ऑब्वियसली जो उसका लीगल एयर्स है, ऑटोमेटिकली जो वो शेयर है वो उसके नाम में ट्रांसफर हो जाता है। और इस कंसेप्ट की वजह से जो कंपनी है उसके अंदर, बिकॉज एक पर्सन के जाने के बाद उसके लीगल एयर के पास वो शेयर जाता चला जाता है, कंपनी के लाइफ की या कंपनी की जो लाइफ है वो मेंबर्स के लाइफ से अफेक्ट नहीं होती, और इस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, यहां तक हमने बात करी। बाकी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स अगेन पूरा टॉपिक है जो हमने शेयर्स एंड डिबेंचर चैप्टर में कवर करना है। तो हम ट्रांसमिशन किस किस केस में होती है, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, मान लीजिए एक शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शेयर होल्डर कैसे बन जाता है, क्या उसको कंप्लायंस करनी होती है, वो सब इन डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो मैंने कंसेप्ट का नाम आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वो कंसेप्ट है जिसकी वजह से कंपनी में क्या बना रहता है, परपेचुअल सक्सेशन बना रहता है, कि मेंबर के जाने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंपनी के अंदर मेंबर बन जाता है। चौथी बात जो हमारे पास आती है सी से, कॉमन सील।
कि सर कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स करने की पावर रखती है, तो उसको कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, कई तरह के एग्रीमेंट साइन करने पड़ते होंगे, या जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑथेंटिकेट करने पड़ते होंगे। तो इस ऑथेंटिकेशन के लिए जनरली कंपनी क्या यूज करती है, एक कॉमन सील का इस्तेमाल करती है। लेकिन कंपनी के अंदर जो कॉमन सील है वो होना अब ऑप्शनल है, इट इज नॉट ए कंपल्सरी कंसेप्ट। वंस अपॉन अ टाइम ये कंपल्सरी होती थी। इनफैक्ट जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तब भी कॉमन सील होना कंपल्सरी था। उसके बाद 2015 में अमेंडमेंट लाकर कॉमन सील के कंसेप्ट को ऑप्शनल किया गया है। आज के डेट में आप कॉमन सील रखना चाहें तो कॉमन सील रखें, ना रखना चाहें तो ना रखें। और अगर आप कॉमन सील नहीं रखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट साइन कैसे किए जाएंगे, ऑथेंटिकेट कैसे किए जाएंगे? इट हैज टू बी साइंड बाय ईदर 2 डायरेक्टर्स या 1 डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, जहां कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी हो, जहां ये होता है। तो ये बात भी आगे आएगी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको, इसलिए जितनी भी चीजें हैं सारा क्योंकि एक्ट आगे पढ़ना है तो डिटेल में आएंगी चीजें ये कि सर अगर कॉमन सील ना हो तो 2 डायरेक्टर से साइन करा लीजिए। और अगर आप ऐसी कंपनी है जिसके पास कंपनी सेक्रेटरी है, बेटा कुछ कंपनियों को बेस्ड ऑन टर्नओवर लॉ ने कंपलसरी किया हुआ है, बड़ी कंपनियों को, कि आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना पड़ता है। तो अगर आप उस तरह की कंपनी है तो फिर आपको अपने कंपनी सेक्रेटरी से तो साइन कराना ही कराना है, साथ में एक डायरेक्टर से साइन करा के उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये तब की कहानी है अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है। अगर कॉमन सील है तो देन कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर और द वे इन विच द डॉक्यूमेंट्स कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी। ठीक है जी, यहां तक बात हुई। नेक्स्ट हमने बात की थी एल से लिमिटेड लायबिलिटी। सिंपल सा कंसेप्ट था अगेन कि सर जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगेन इंटर पे बताने वाली बात नहीं है, ये मत बोलिएगा कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ज्यादातर बच्चे उस बात से जुड़े होते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बिकॉज कंपनी के अगर डेट्स पे नहीं होते तो कंपनी के पूरे एसेट्स बिकवाए जा सकते हैं। कंपनी के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जनरली इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि लिमिटेड होती है तो लिमिटेड किस एक्सटेंट तक होती है। जब लिमिटेड की एक्सटेंट की बात की जाती है तो सवाल ये उठ जाता है कंपनी किस तरह की कंपनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर कंपनियां ब्रॉडली 2 तरह की होती हैं, एक ऐसी कंपनियां जो विद शेयर कैपिटल होती हैं, एक ऐसी कंपनियां जो विदाउट शेयर कैपिटल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की फॉर्म में होती हैं। दोनों में लिमिट होती है लेकिन लिमिट का अमाउंट अलग अलग होता है। शेयर्स वाले केस में सर जो अनपेड अमाउंट है वो 10 रुपए का शेयर था, 6 महीने दे दिए, 4 बच गए, उस हद तक लायबिलिटी होती है। और जो गारंटी वाली कंपनी होती है उसमें क्या किया जाता है, शेयर होल्डर से ना पहले ही पूछ लिया जाता है कि जब अगर कंपनी वाइंड अप होगी आप कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, सर वो उसकी लायबिलिटी की लिमिट होती है। अगेन डिटेल में आएगा इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कंपनी शुरू करना है। एक ही हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, कंसेप्ट जिससे हम समझ आता है कि कंपनी सर लॉ की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट हैज ऑल द राइट्स जो कि एक जनरली नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी ओन करना, प्रॉपर्टी सेल करना, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, बैंक अकाउंट वगैरह खोलना, कोई नई बात नहीं है, फाउंडेशन में डिटेल में किया हुआ है। देन सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, 2 केस लॉ पढ़कर आते थे हम लोग यहां पर। एक सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का केस होता था, दूसरा हमारे पास ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी का केस होता था, जहां से हमें यह बात समझ आती थी कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर से अलग मानी जाती है। अलग इस हद तक मानी जाती है कि सोलोमन एंड सोलोमन में हमने देखा था कि जो सर ओनर है वो कंपनी का क्रेडिटर भी बन सकता है। और जब ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग की बात आई थी तो वहां हमने देखा था कि वो इवन एम्प्लॉय तक हो सकता है, जिसको हमने इंश्योरेंस का पैसा देने की बात की थी। तो इस हद तक जो ओनर है और जो कंपनी है उनको अलग अलग माना जाता है। और लास्ट हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है लास्ट एस से सेपरेट प्रॉपर्टी। एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सिक्वेंस है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो केवल और केवल कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाती है, उसमें किसी भी मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मेंबर उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बुला सकता। इट इज नॉट लाइक ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जहां हम ये कहते थे कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जॉइंट एस्टेट होती है सारे मेंबर्स की, सारे पार्टनर्स की, सबका उसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर किसी भी मेंबर का किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और यहां भी हमें केस लॉ पढ़ के आए थे फाउंडेशन में, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पूछे जाने वाली बातें नहीं है, वो नहीं पूछेगा ये बात फाउंडेशन के लेवल पर आपसे, क्योंकि वो पूछ चुका है फाउंडेशन में, इंटर में नहीं पूछेगा। मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस में क्या था कि सर यहां पर हमने देखा था कि एक मेंबर ने कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर अपने नाम पर इंश्योरेंस ले ली थी, और बाद में यह देखा गया था कि ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि जो मेंबर है वो ये साबित नहीं कर सकता कि जिस कंपनी के अंदर मेरा पैसा लगा, जिस कंपनी की मैंने प्रॉपर्टी ली है उसके अंदर मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है और आप केवल उसके क्या हैं,
एक मेंबर है, तो यहां से ये बात इन्होंने किस तरह से इस केस में निकल के आई थी कि कंपनी की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेपरेट होती है एज कंपेयर टू द मेंबर्स। तो हमारे टॉप क्लास एसोसिएशन से सारे फीचर्स खत्म हो गए। नेक्स्ट छोटा सा जो हमने टॉपिक किया था वहां पर, वो हमारा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के कंसेप्ट में हम क्या पढ़ के आते थे? अगेन ये आपके इंटर के स्टडी मटेरियल में दिया ही नहीं हुआ। जो टॉप क्लास एसोसिएशन वाला कंसेप्ट है, फीचर्स, ये फिर भी मेंशन है। आप पहला चैप्टर खोलेंगे अपने इंटर की बुक का तो उसके अंदर दिया हुआ, मेरी बुक में दिया हुआ, स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जो है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट आपके इंटर के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। उन्होंने ये कंसेप्ट हटा दिया है वहां से कि फाउंडेशन में पढ़ा दिया गया है। तो इसके आने के चांसेस तो बिल्कुल ही ना के बराबर है कि वो आपसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पूछेगा। तो बस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है वो हमें कंसेप्ट मालूम है कि सर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन कुछ जगहों पर उसका जो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का कंसेप्ट है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कंसेप्ट है, ये ना मिसयूज किया जाता है कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए, कुछ इलीगल एक्टिविटीज के लिए, ऐसे कामों के लिए जो एक पर्सन खुद नहीं कर सकता था, वो एक कंपनी की लीगल एंटिटी के पीछे छुप के कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स को डिस्क्रिशन दी जाती है, पावर दी जाती है कि ऐसे केसेस के अंदर जो आप सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है वो डिसरिगार्ड कर दीजिए, भूल जाइए इस कंसेप्ट को, और जो कंपनी के पीछे मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो एक्चुअल लायबिलिटी है या जो एक्चुअल में उन कंपनियों को रन कर रहे हैं, उनको हम पर्सनली लायबल ठहराना शुरू कर देते हैं। तो हमारा कंसेप्ट था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जो मुझे नया पढ़ाना है। एक मिनट रुक जाइए, कल वाली मुझे शीट चाहिए इसमें से। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट छेड़ने जा रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट हमने कंप्लीट कर लिया। कैन कंपनी बी ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म? ये भी अगर आप समझेंगे तो बेटा कायदे से कंपनी एक्ट का कंसेप्ट है नहीं, ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट का कंसेप्ट है, जहां हम जो फाउंडेशन में पढ़ के आए कि क्या एक कंपनी को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर बनाया जा सकता है। कैन ए कंपनी बी ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म? अब इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में कौन से सेक्शन में डिफाइंड थी? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 ने हमारे लिए वर्ड यूज किया था, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वहां से हमने एक शब्द निकाला था कि सर पार्टनर बनने के लिए यू हैव टू बी अ पर्सन, आपको पार्टनर बनने के लिए एक पर्सन होना जरूरी है। और वहीं से इस चीज का आंसर निकल के आता है कि क्या एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो सकती है? द लॉ सेज यस, बिकॉज आपकी कंपनी क्या है लॉ की नजर में? एक पर्सन है। और जब आप पर्सन की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली नेचुरल पर्सन भी आ जाते हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाते हैं। और क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में फॉल करती है, यस इट कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड उसका एमओए बेटा ऐसा करने के लिए ऑथराइज करे उसको। क्योंकि अगर उसका एमओए उसको पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए ऑथराइज नहीं करता तो फिर इस तरह का एग्रीमेंट आप समझते हैं वो अल्ट्रा वायर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो उसका एमओए एक कंडीशन है जिसको उसको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कहीं ऐसी बात लिखी हुई है कि वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट एंटर कर सकती है, या शायद उसमें सिर्फ ये लिखा हो कि वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट एंटर कर सकती है अपने सिमिलर बिजनेस के साथ, तो आपको वो चीज चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम अगर एक बार एमओए को साइड रख दें और सिर्फ पर्सन वाली बात पे फोकस करें तो हमने कहा जी कंपनी बिकॉज एक पर्सन है, एक लॉ की नजर में आर्टिफिशियल पर्सन है, इट कैन बी ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमने कवर करना है, कैन कंपनी बी अ सिटीजन? क्या कंपनी किसी देश की सिटीजन होती है? स्पेसिफिकली अगर हम भारत की बात करें तो क्या इंडिया में अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, तभी आप उसको कंपनी बुला रहे होगे, क्या वो इंडिया की सिटीजन है? तो पहला सवाल तो अब ये उठता है कि सर ये कंसेप्ट जरूरी क्यों हो जाता है? व्हाई डू यू वांट टू नो कि एक कंपनी सिटीजन है या नहीं है? बेटा इसके लिए ना प्रैक्टिकली तीन कंसेप्ट, ये तीन शब्दों का इस्तेमाल होता है जो आपको एक्ट में जगह जगह इस्तेमाल होता दिखाई देगा। एक वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं पर्सन, कि कंपनी पर्सन है या नहीं है। दूसरा शब्द आता है कि कंपनी सिटीजन है या नहीं है। तीसरा शब्द आता है कि कंपनी रेजिडेंट है कि नहीं है। ये तीन शब्द पहले अपने ऊपर लगा के देखते हैं एज नेचुरल पर्संस कि क्या हम पर्संस हैं? बिल्कुल हैं सर। क्या हम भारत के सिटीजन हैं? बिल्कुल हैं। क्या हम भारत के रेजिडेंट हैं? भारत के रेजिडेंट हैं। अब यही बात जब हम कंपनी के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा इसमें से कौन सी चीज कंपनी के लिए अप्लाई होती है
और कौन सी चीज कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाती है। पहली बात हमने बात करी कि क्या कंपनी को पर्सन बुलाया जा सकता है, हमने कहा जी बिल्कुल कंपनी को पर्सन बुलाया जा सकता है, बिकॉज कंपनी, हम पर्सन को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक नेचुरल पर्सन होते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन वाली कैटेगरी में फॉल कर जाती है, लेकिन ब्रॉडली हम उसको ये तो बोल ही सकते हैं कि वो पर्सन है। इसलिए जहां भी शब्द पर्सन लिखा जाता है, जैसे हमने ऊपर इस बात का इस्तेमाल किया कि वो क्योंकि पार्टनर्स पर्सन हो सकते हैं, इसलिए कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सर वो सिटीजन होती है कि नहीं होती है। अब पहले तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि सर ये सिटीजनशिप के बारे में जानना जरूरी क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन होती है कि नहीं, हमने इसलिए पहचाना क्योंकि सर कुछ जगह पर यह बात चेक करनी पड़ जाती है कि कंपनी पर्सन है तो हम उसको पार्टनर बनाए, कंपनी पर्सन नहीं है तो फिर हम उसको मना कर देंगे तुम पार्टनर नहीं बन सकते। ऐसी आगे वर्ड यूज आएगा कि आपका जो शेयर होल्डर है वो पर्सन होना चाहिए। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जब आप शेयर होल्ड करने की बात करते हैं तो एक कंपनी में इंडिविजुअल भी शेयर होल्ड कर सकता है और एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्ड कर सकती है, बिकॉज अगेन शेयर होल्डर एक पर्सन होता है। अब सवाल उठता है कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्यों जरूरत पड़ता है। बेटा सिटीजनशिप का कंसेप्ट जरूरत पड़ता है या ये चेक करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भारत में बेटा जो भी पर्सन्स आते हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब छोटी छोटी क्लासों में थे आपको ना फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई जाती थी सिविक्स के अंदर, कुछ नहीं समझ आती थी, बकायदे से रट्टा मरवा दिया जाता था कि ले बेटा रट और लिख पेपर के अंदर। तो उसके अंदर ना कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी कि सर आर्टिकल 12 है, 13 है, 19 है, 20 है, ये शब्द भी इस्तेमाल करा दिए जाते थे। बेसिकली अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, उस समय वैसे बहुत छोटे बच्चे थे, वहां पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन सिविक्स पढ़ाते ही वही है तो क्या किया जाए। तो फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा कंसेप्ट है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर, जो स्टेट शब्द को डिफाइन करता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या सर, भारत में जो भी लोग हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार ऑब्वियसली जो भारत की स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ होते हैं एक तरह से। ये आप ये कह लीजिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ नहीं है, वो भारत सरकार की पावर पर लिमिटेशंस हैं कि वो हमारे अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकती। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली हमारा सिलेबस में नहीं है, हम तो फंडामेंटल राइट्स में नहीं जाएंगे हम, उसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, उसमें कुछ राइट्स ऐसे हैं जहां वर्ड्स यूज किए गए हैं एनी पर्सन, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जहां वर्ड्स यूज किए गए हैं एनी सिटीजन। और वहां से लड़ाई शुरू हुई कि क्या कंपनी को पर्सन तो हम मान लेते हैं, तो यानी कि उस केस में तो वो वाला अधिकार जहां एनी पर्सन लिखा हुआ है वो एक कंपनी को भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जहां एनी सिटीजन लिखा हुआ है, क्या वो वाले अधिकार भी एक आर्टिफिशियल पर्सन को मिल सकते हैं। और वहां से सवाल उठा कि क्या कंपनी सिटीजन है कि नहीं है। तो पहला सवाल तुम्हारे पास यह आता है कि सिटीजनशिप जाननी क्यों। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तुम्हारे भारत में एक आर्टिकल 14 है जो आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। बेसिकली वो कहता क्या है कि एनी पर्सन जो भी लॉ में आएगा उसको हम इक्वल मानेंगे, और वहां वर्ड इस्तेमाल किया गया एनी पर्सन। और एनी पर्सन से बेनिफिट क्या पड़ा कि सर आप इंडिया के सिटीजन हो ना हो, आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन हो, भारत आते हैं, भारत में कोई क्राइम हो जाता है आपसे, तो लॉ आपको उसी नजर से डील करेगा, आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे भारत के सिटीजन के साथ किया जाता है। हमारा कानून सिटीजन और नॉन सिटीजन में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वी हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आप प्रैक्टिकली देखते भी हैं सर, वो हमने आतंकवादियों के टाइम पर देखा, वो टेररिस्ट अजमल कसाब बाहर का सिटीजन था, हमने उसको वैसे ही ट्रीट किया जैसे हम अपने लोगों को करते हैं, हमने उसका केस भी नहीं सुना कई सालों तक। तो आप प्रैक्टिकली समझे, आप उसी तरह, मतलब कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, वो वाली सिचुएशन लगाई गई। अब कुछ अधिकार ऐसे हैं बेटा जहां पर ना उन्होंने सिटीजन वर्ड इस्तेमाल किया है। जैसे अगर आप आर्टिकल 19 की बात करें तो वहां पर फ्रीडम फॉर स्पीच है, फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी बिजनेस है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है, जिसकी वजह से आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं देश के अंदर कि अगर आप पीसफुल हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता, यू हैव फुल राइट टू गो अहेड एंड प्रोटेस्ट। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं ना हमारे फंडामेंटल राइट्स, इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया एनी सिटीजन, या पर्सन नहीं इस्तेमाल किया गया। यानी कि सर प्रैक्टिकली अगर बाहर से कोई फॉरेनर इंडिया में आए और भारत की सरकार के खिलाफ झंडा लेके खड़ा हो जाए कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, धरना दूंगा, तो क्या भारत सरकार उसको जबरदस्ती उठा के देश से बाहर फेंक सकते हैं कि अपने घर जाके करो? कर सकती है। बेटा आप समझे, ये जनरली होता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएं या किसी भी स्कूल कॉलेजेस में चले जाएं तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जल्दी आपको कॉलेजों में होते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हर चौथे दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का झंडा लेकर बैठे होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है, आपको कोई नहीं उठाएगा अनलेस वो पीसफुल हो। दूसरा, लेकिन अगर आप सिटीजन नहीं हैं, वहां जल्दी बेटा फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं, अगर वो उस प्रोटेस्ट में पार्ट लेना तो सरकार के पास ये पावर होती है, वो वीजा कैंसिल कर देती है कि आपको ये अधिकार नहीं है।
और आप समझे वो कोर्ट भी अप्रोच नहीं कर सकते ये कहने के लिए, जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर कोई इंडियन स्टूडेंट साहब प्रोटेस्ट कर रहा था और कॉलेज ने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया कि हम तुम्हें रेस्ट्रिकेट कर देंगे, ये कर देंगे, ही कैन ऑलवेज गो अहेड एंड अप्रोच द कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, और इसलिए कोई करता नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है कि इनके पास पूरा अधिकार है। लेकिन आप एक फॉरेन सिटीजन हो तो ये अधिकार नहीं है। दैट मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट जो है सर वो डिफरेंशिएट करते हैं कुछ जगहों पर। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हर पर्सन को मिलते हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। और इसलिए सवाल पूछा गया कि क्या एक कंपनी सिटीजन बुलाई जा सकती है, और बेटा फाइनली ये कोर्ट्स तक बात पहुंची और कोर्ट्स ने इसका कंक्लूजन ये दिया कि नहीं, कंपनी के पास कोई सिटीजनशिप नहीं होती। आपकी कंपनी भले ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट की हुई कंपनी हो, लेकिन उसको इंडिया का सिटीजन नहीं बुलाया जा सकता, तो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। इसलिए वो वाले अधिकार जो एक सिटीजन को प्राप्त होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स, वो वाले जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को दिए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट बी गिवन टू अ कंपनी, या वो कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज बाय डेफिनेशन कंपनी डज नॉट हैव एनी सिटीजनशिप। तीसरा फिर एक कंसेप्ट आता है जिससे मिलता जुलता होता है, रेजिडेंट, कि रेजिडेंट होता आप हो कि नहीं। और जनरली बेटा रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है ना, ये टैक्सेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसका जन्म ना टैक्सेशन के लिए किया गया था, क्योंकि हमारा जो टैक्सेशन लॉ है वो टैक्स सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं करता, वो टैक्स रेजिडेंस के बेसिस पर करता है। आपने टैक्स शुरू कर दिया और एक क्लास में आपके पास रेजिडेंशियल चैप्टर स्टेटस नाम का चैप्टर आ जाएगा। स्टार्टिंग में पहली चीज वही पढ़ाई जाती है, जहां आपको यह बताया जाएगा कि एक ही पर्सन रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, और उसको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है ना, वो ये नहीं होता कि आप भारत में पैदा हुए हैं या फॉरेन में पैदा हुए हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप भारत में कितने दिन स्टे करते हैं। इंडिविजुअल्स के केस में जनरली ये होता है कि ये कहा जाता है कि मान लीजिए 182 डेज आप पिछले साल स्टे कर गए। हमने लास्ट लॉ में पहले भी पढ़ा हुआ, उसके अंदर स्मॉल कंपनी के किस में पढ़ा था, 1 पर्सन कंपनी के केस में, कि अगर आप इंडिया में 182 डेज स्टे कर जाते हैं तो आप रेजिडेंट कहलाते हैं। तो सर इंडिविजुअल्स का तो हमने बात पढ़ ली, क्या कंपनी का भी रेजिडेंस होता है? क्या पहली बात है बेटा, रेजिडेंस का आपका घर कहां है उससे कोई लेना देना नहीं है। जनरली बच्चा रेजिडेंस को कैसे सोचता है कि हमसे पूछा था ना रेजिडेंशियल एड्रेस बताओ, वो अपना घर का एड्रेस लिख मारते हैं, तो बंदा वो कहता है कि यानी कि जिसका घर होता होगा भारत में वो रेजिडेंट होता होगा। नहीं, दिस हैज नथिंग टू डू विद दैट रेजिडेंट कि आपका घर कहां है। रेजिडेंस इज अ कंसेप्ट व्हिच इज बेस्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द नंबर ऑफ डेज अ पर्सन स्टेज इन इंडिया, कि आप कितना भारत में रहते हैं उसके बेसिस पर रेजिडेंस डिसाइड किया जाता है। अब सवाल यह है कि सर कंपनी के केस में तो भारत में रहना या ना रहने का कंसेप्ट होगा नहीं, कंपनी तो उठ के फ्लाइट पकड़ के बाहर चली नहीं जाएगी, वो तो भारत में ही रहेगी हमेशा के हमेशा। तो क्या कंपनी के ऊपर भी रेजिडेंस वाला कंसेप्ट लगाया जाता है? दैट मींस कैन कंपनी बी अ रेजिडेंट एंड अ नॉन रेजिडेंट? लॉ सेज यस, कंपनी के ऊपर रेजिडेंस का कंसेप्ट लगता है। कंपनी कैन बी अ रेजिडेंट एंड कंपनी कैन नॉट बी अ रेजिडेंट। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली हम 182 डे का स्टे और वो सब बातें नहीं करते हैं, टैक्स में भी आपको पढ़ाएंगे ये बात। इसमें जनरली ये देखा जाता है कि जो कंपनी जिसका मेजॉरिटी, ये कह लीजिए कि जो गवर्नेंस है वो भारत में होता है, ये कह लीजिए जिसका मेजर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है, उसको हम इंडिया का रेजिडेंट बुला देते हैं। ऐसी कंपनी जिसके पास मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग उसकी किसी फॉरेन कंट्री में हो रही होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोला, इसको हम बोलते हैं बेसिकली उसका प्लेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। तो प्लेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर जनरली कंपनी को भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट माना जाता है। तो सर रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है ये भी कंपनी के ऊपर अप्लाई करता है। तो हमारे देखा जी कंपनी पर्सन हो सकती है, कंपनी रेजिडेंट हो सकती है, लेकिन जो कंपनी है वो सिटीजनशिप की कैटेगरी में या सिटीजन नहीं कहलाई जा सकती। एक लास्ट जो इसके साथ चीज निकल के आती है वो मैं ये पढ़ा दूं, कंपनी की डोमिसाइल। ये डोमिसाइल शब्द पढ़ा है बेटा आप लोगों ने कहीं? एक ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, जो बच्चे शायद बाहर से नहीं आए होंगे ना और दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे, आपसे ना एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट भारत में ना बेसिकली स्टेट बेस्ड है, जो ये तय किया जाता है कि आप किस स्टेट के रेजिडेंट हैं। तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं। हरियाणा से आप आते हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा आपके पास, यूपी से आते हैं तो यूपी का होगा। जनरली ये वहां पर होता है या उन यूनिवर्सिटीज में मांगा जाता है जहां ना स्टेट बेस्ड कोई कोटा होता है कि इतने % बच्चे दिल्ली के लेंगे, इतने % बाहर के लेंगे, तो आपसे एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि आप किस स्टेट के बाय बर्थ वो सिटीजन या मेंबर हैं, या किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, वहां का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सर अब ये बात क्या कंपनी पे भी अप्लाई करती है? क्या कंपनी का भी कोई डोमिसाइल होता है भारत के अंदर कि हम ये जज कर पाए कि कंपनी बेसिकली कहां की है? बेटा कंपनी का भी डोमिसाइल होता है। कंपनी का जो डोमिसाइल होता है इट इज जनरली बेस्ड ऑन वो स्टेट जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। आपने एक बार इसका जिक्र पहले भी पढ़ा है कि सर जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, वहां के आरओसी के पास जाकर आप रजिस्ट्रेशन लेते थे, जहां में याद आ रहा होगा आपको। तो बेसिकली कंपनी का जो डोमिसाइल है वो पूरी तरह किस बात से तय होता है
कि सर जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हमने एक स्टेट का नाम दिया होगा, वो स्टेट कौन सी होगी जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड था या ऑब्वियसली प्रपोज टू बी सिचुएटेड था जब बनाई थी कंपनी, उसका डोमिसाइल बेटा इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि अगर आपको डोमिसाइल तय करना है कंपनी का तो इट विल बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो ये चार कंसेप्ट थे जो हमने यहां कवर किए कि सर कंपनी पर्सन हो सकती है, कंपनी के पास सिटीजनशिप का कोई अधिकार नहीं है, कंपनी सिटीजन नहीं होती है। थर्ड, कंपनी रेजिडेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन जो रूल्स जो अलग अलग एक्ट्स में दिए गए हैं। एंड नंबर 4, कंपनी डोमिसाइल रखती है बेस्ड ऑन द स्टेट जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। चलिए जी, इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अगेन फाउंडेशन वाले पुराने टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में कि कितनी तरह की कंपनीज होती हैं। क्योंकि अगेन सब रिवीजन बेस्ड है, फटाफट से निपटाएंगे। जनरली हमारे पास कंपनीज जो बेटा उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, इट इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल, एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनली अदर मिसलेनियस क्राइटेरिया। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। 2-3 जगह मुझे कुछ नई चीजें ऐड करनी है जो आपकी इंटर के अंदर नई बातें वो बताता है, इस वजह से मुझे उसको टॉपिक दोबारा कराना पड़ रहा है पूरा। बेस्ड ऑन मेंबर्स की बात करें तो हमारी कंपनीज 2 कैटेगरी की होती थी। इट कैन ईदर बी अ प्राइवेट कंपनी और इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी हमारी डिफाइंड थी 2 क्लॉज 68 के अंदर, पब्लिक कंपनी हमारी डिफाइंड है 2 क्लॉज 71 के अंदर। सबसे शानदार डेफिनेशन हमारे पास पब्लिक कंपनी की थी। सिर्फ पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है और ऑब्वियसली उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है आज की डेट में, तो आज की डेट में आप प्राइवेट कंपनी बनना चाहें या पब्लिक बनना चाहें, कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक बात हमें नीचे और बताई गई थी कि सर प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ये क्या कहानी थी कि सर बेसिकली कोई भी कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की क्या होती है? सब्सिडियरी होती है, उसको भी हम क्या मानते हैं? पब्लिक कंपनी मानते हैं। फिर भले ही वो अपने आर्टिकल्स में क्या हो, प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि अगर उसके आर्टिकल्स में 3 कंडीशंस लिखी भी हुई हैं, लेकिन अगर उसकी मेजर शेयर होल्डिंग कोई पब्लिक कंपनी होल्ड कर लेती है तो वो कंपनी भी लॉ में क्या मान ली जाती है? पब्लिक कंपनी मान ली जाती है। कोई नई बात नहीं है, फाउंडेशन में पूरा का पूरा हमने किया हुआ है बात। प्राइवेट कंपनी की बात की थी सर, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी हमने पूरी कवर की थी। यहां मुझे एक छोटी सी चीज और टच करनी है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। प्राइवेट कंपनी क्या है जी? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स के थ्रू 3 कंडीशंस लगाती है, जिसको हम RLP नाम से बुलाते थे। आर से हमारे पास क्या आता था? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। एल से होता था कि सर लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ऑब्वियसली ओपीसी पे ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करती क्योंकि वहां एक ही होता था। जब आप ये 200 काउंट करते थे, 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता था कि सर जॉइंट होल्डर्स को 1 काउंट करना पड़ता था, जो एम्प्लॉइज थे उनको काउंट नहीं करना है, और ऐसे एक्स एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए आपके मेंबर्स बने, अब एम्प्लॉइज नहीं रहे, उनको भी काउंट नहीं करते हैं। यहां तीसरी बात में ध्यान रखने वाली थी बेटा, ऐसे एक्स एम्प्लॉइज जो आपकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद मेंबर बनते हैं वो काउंट होते हैं। एक्स एम्प्लॉइज केवल कौन से वाले? वो वाले एक्स एम्प्लॉइज जो मेंबर कब बने थे? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, जब वो आपके एम्प्लॉय थे, यानी कि वो उस समय भी काउंट नहीं होते होंगे क्योंकि एम्प्लॉय थे। जब वो छोड़ जाएंगे तब भी उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है 200 गिनते समय। लेकिन ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसने रिटायरमेंट ले ली, चला गया, उसके बाद अपने पास जो पैसा था उससे आपका शेयर ले लिया, उसको काउंट करना होता है। तो हमने क्या लिखा जी? जॉइंट होल्डर्स नहीं होते, एम्प्लॉइज नहीं होते, और एक्स एम्प्लॉइज कौन से वाले? जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके मेंबर बने थे, उनको काउंट नहीं करना है। और तीसरी बात पी क्या है हमारे पास? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब इन कंडीशंस के बारे में मुझे थोड़ी सी बात डिटेल में करनी है, जो मैं फाउंडेशन में टच नहीं करता था क्योंकि वहां के लिए वो इररेलेवेंट थी। यहां क्योंकि वो टॉपिक हमारे पास है, मुझे वो टच करनी पड़ती है। मुझे इन 2 कंडीशंस का थोड़ा सा एनालिसिस करना है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पहले तो हमने दोनों में अंतर समझना है कि सर पहले में रिस्ट्रिक्ट वर्ड लिखा हुआ है, थर्ड कंडीशन में प्रोहिबिट्स वर्ड लिखा हुआ है, और प्रोहिबिट्स वर्ड ज्यादा स्ट्रिक्टर वर्ड है, यानी कि किसी भी हालत में यह चीज एक अलाउ नहीं की जाती। यहां पर जो है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होता है। ठीक है जी, तो यहां पे वर्ड लिखता है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, कि एक कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके जो शेयर्स हैं उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। और यहां पर वो बात क्या करती है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं तो आप जनरल पब्लिक को
अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। पहला शब्द तो उन्होंने डिफरेंस क्या किया है सर, रिस्ट्रिक्ट्स और प्रोहिबिट्स का। दूसरा डिफरेंस जो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर है ना, एक जगह शेयर्स शब्द लिखा है, दूसरी जगह सिक्योरिटी शब्द लिखा है। यानी कि सर जब आप प्रोहिबिशन की बात करते हैं वहां पर आप जब कह रहे हैं कि आप बाहर से पैसा रेज नहीं करेंगे, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर कर पैसा रेज नहीं करेंगे, आम भाषा में एक ओपन ऑफर मार्केट में लेके नहीं चले जाएंगे, जिसको लगाना है लगा लो, ये आप ना ही शेयर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना ही डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना ही किसी और बॉन्ड वगैरह जो भी आप इशू करना चाहते हैं मार्केट में, किसी भी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी भी सिक्योरिटी को उठा लें, उसके रिस्पेक्ट में आपका पब्लिक ऑफर लाना, दूसरी भाषा में एक प्रोस्पेक्टस इशू कर कर पैसा रेज करना एज प्राइवेट कंपनी बंद है। तो ठीक है जी सर, ये तरीका तो समझ आ गया कि मैंने अगर शेयर्स इशू करने हैं तो मैं पब्लिक ऑफर के थ्रू नहीं करूंगा। एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, अगेन सिलेबस का पार्ट है कि सर स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन जाऊंगा और उनको अपना शेयर होल्डर बनाऊंगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में बेटा बच्चे के दिमाग में जनरली इमेज होती है प्राइवेट कंपनी मींस फिर मेरे जो शेयर होल्डर होते होंगे ना वो घर के प्राइवेट लोग होते होंगे, यार दोस्त होते होंगे। ये जनरल इमेज कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है जो पर्सन है वो आपके परिवार का व्यक्ति हो या कोई हो? नहीं सर, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि आप किसी से भी ले सकते हो 200 की लिमिट के अंदर रह के, भले आप उसको जानते हो या नहीं जानते, लेकिन उससे पैसा रेज करने के लिए उस पर्सन को एक स्पेसिफिक ऑफर देना पड़ता है कि मेरी कंपनी में पैसे लगाओगे, वो लगाना चाहे तो लगाए। आप वो इश्तिहार लगाकर अखबार के अंदर कि जिसको लगाना है आ जाओ, एप्लीकेशन डाल दो, मैं देखूंगा आपको पैसे देने हैं कि नहीं देने, इसको हम बोलते हैं कि पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। मैं इनको डिफरेंशिएट ऐसे करता हूं बेटा, जनरल प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो एक शादी के कार्ड के जैसे है कि आप किसी को बुलाते हो वो आपके यहां आता है, इस तरह से कंपनी का शेयर होल्डर बनाया जाता है। पब्लिक कंपनी में बेटा लंगर चलता है, आप लगा के बैठ जाते हो, जिसको आना है खा के चले जाओ। तो वो वाला सिचुएशन है कि जब पब्लिक ऑफर कर रहे होते हैं जनरल इन्विटेशन टू द पब्लिक, वो एक प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी को स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन जाकर पैसा इकट्ठा करना अलाउड है, और वो लिमिट भी कितनी तय की गई है 200 की, कि उससे ऊपर नहीं रेस करना है आपने, यानी कि क्योंकि लिमिट क्या है 200 नंबर की। अच्छा, उसके बाद सर एक बार ये शेयर्स इशू हो गए, ठीक है जी, मान लीजिए एक बार मैंने ये शेयर्स मार्केट में अपने लोगों को 190 लोग इकट्ठे कर लिए और उनको अपने शेयर्स इशू कर दिए। अब होगा क्या कि सर ये शेयर होल्डर्स हो सकता है शेयर्स को बेचना चाहें, क्योंकि शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। तो लॉ कहता है जी शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। और यहां प्रॉब्लम समझ रहे हैं बेटा, उसने शेयर्स वर्ड इस्तेमाल किया है, सिक्योरिटीज वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। यहां जब वो इन्विटेशन की बात कर रहा था वो सब बंद करने पर तुला हुआ था, लेकिन जब ट्रांसफर की बात पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात है उसने शब्द क्या इस्तेमाल किया, शेयर्स। अच्छा, जब हम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं ना, अगेन हमारे दिमाग में रिस्ट्रिक्शन ऐसी आती हैं कि सर फिर ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पहले ऑफर कर दोगे, ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप एक प्राइस से नीचे सेल नहीं करोगे। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन इस जो सेक्शन का या इस पॉइंट 1 का जो बेसिक पर्पस था ना, वो ये कहना था कि आपके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए। और बेटा किसी कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल कब होते हैं, उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल कब होते हैं कि जब कंपनी को पता ही नहीं होता कौन किसको बेच रहा है। सर जब वो शेयर ना लिस्ट होते हैं, लिस्ट होने का मतलब समझते हैं सर, जब स्टॉक एक्सचेंज पर वो शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं। आज की डेट में बेटा बताएं, मैंने मार्केट में आज सवेरे जाकर रिलायंस के 50 शेयर खरीद लिए, क्या रिलायंस को एक बात पता चली? रिलायंस को नहीं पता चलता बेटा उसके शेयर किसके हाथ से किसके हाथ में घूम रहे हैं, बिकॉज उनको कोई लेना देना नहीं होता। इसको बोलते हैं शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। और जब आप शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल बोलते हैं ना कहीं शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल करने का एक मार्केट में जो सबसे कॉमन तरीका है वो क्या है, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देना। जहां आप ये कहते हो भैया मंडी है, बाहर जाओ जिसको मर्जी बेचो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई रोक टोक नहीं है, जिस मर्जी प्राइस पे बेचो। आज से हफ्ता पहले रिलायंस का शेयर 2300 रुपए का था, हफ्ते के अंदर वो 2450 रुपए का हो गया, उनको कोई लेना देना नहीं आप किस पे खरीद रहे हो और किस पे बेच रहे हो। और जब मैं यहां कह रहा हूं कि आपको एक प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, क्या मैं इसका यह मतलब निकाल सकता हूं कि सर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं और मैं अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दूं, क्या वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे? बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। यानी कि सर यहां से एक इन्फ्रेंस तो ये निकल के आता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है आप, तो आप शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों का पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट से उनको उठाना पड़ेगा। और एक बार वो उठ जाएं, उसके बाद
आप उनमें से अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, वो अलाउड नहीं है। लेकिन अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगा, सर डिबेंचर्स, क्या डिबेंचर्स को लिस्ट कर सकती है कंपनी? क्योंकि अभी तक हमने देखा है पॉइंट 1 में और पॉइंट 3 में सर प्रोहिबिशन पब्लिक से इनवाइट करने की तो दोनों केसेस में थी कि आप पब्लिक ऑफर तो नहीं लाओगे, ठीक है जी, जिसको पब्लिक ऑफर का दुनिया में दूसरा नाम बोला जाता है आईपीओ लाना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो जनरली क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आता है, तो स्टॉक एक्सचेंज प्रैक्टिकली आप समझे दो तरह के काम कर रही होती है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे से पढ़ाया गया था, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। वो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट बेटा दो अलग अलग कोई मंडियां नहीं होती, कभी दिमाग में इमेज बना के बैठोगे, दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट एक सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना कंपनियां दो तरीके के काम कर रही होती हैं। एक तो होती है इनिशियली पैसा रेस कर रही होती हैं, जिसको आप आईपीओ बोलते हैं, आता वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू ही है कि उसके अंदर बाद में शेयर लिस्ट हो जाता है आईपीओ के अंदर, इसको हम बोलते हैं। जैसे पीछे अभी पेटीएम का आया था कि सर पेटीएम ने आईपीओ रेस किया, अभी आपने सुना होगा बोट अपना आईपीओ ला रहा है, जो लोग बच्चे थोड़ा शार्क टैंक के चक्कर में ज्यादा फेमस हुए हैं उसके पीछे, तो वो अपना आईपीओ ला रहा है, तो उस चक्कर में इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, पैसा रेस करना। यानी कि सर प्राइवेट कंपनी को यहां पे तो अलाउड नहीं है कि शेयर्स, डिबेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटी हो, आईपीओ नहीं रेस करोगे, प्राइवेटली पैसा रेस करोगे। अच्छा, उसने कहा मैंने प्राइवेटली शेयर्स इशू कर दिए, अब मैं चाहता हूं मेरे जो ये शेयर होल्डर्स है ना, ये आसानी से एक दूसरे को शेयर्स बेच सकें या किसी को भी बेच सकें, तो मैं इनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहता हूं। हमने कहा नहीं, एज पर डेफिनेशन आप प्राइवेट कंपनी है, आप अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करा सकते। सवाल नेक्स्ट आया, क्या वो अपने डिबेंचर्स को लिस्ट करा सकते हैं? बेटा आप सब आप समझें प्रैक्टिकली, इस डेफिनेशन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस डेफिनेशन ने पैसा रेस करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ट्रांसफर पे जब वो रिस्ट्रिक्शन की बात लगाने आया, उसने शब्द क्या इस्तेमाल कर दिया, केवल शेयर्स वाद इस्तेमाल किया। तो यहां से इन्फ्रेंस तो यही निकलता है कि सर डिबेंचर्स एक प्राइवेट कंपनी के लिस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर फिर जब आप लिस्टिंग की बात करते हो ना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ जाता है, सेबी नाम की एक संस्था बीच में घुस जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, आधे कानून हमारे देश में कंपनी लॉ बताता है, जैसे ही कंपनी लिस्टेड हो जाती है उसके ऊपर एक नई मुसीबत बन जाती है कि सेबी की दुनिया जमाने की रेगुलेशंस हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। आप प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, आपने कई बार देखा होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, जो लोग थोड़ा सा बिजनेस चैनल देखते हैं, हर क्वार्टर का रिजल्ट आया होता है कि फलानी कंपनी ने इतना कमाया, फलानी कंपनी ने इतना कमाया। अब आप प्रैक्टिकली समझे बेटा, तो कंपनी एक्ट में ना क्वार्टरली रिजल्ट्स बनाने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये ऑब्लिगेशन जो आती है ना कि हर 3 महीने बाद वो आपको अपना वो बता रहे होते हैं, ये केवल सेबी की गाइडलाइन है, इसलिए ये केवल लिस्टेड कंपनियां करती हैं। जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं उनको सेबी की वजह से हर 3 महीने बाद अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, जिनको हम इंटरिम अकाउंट्स बोलते हैं। इसका मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि सर अगर आप लिस्टिंग की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज पे काम करने की बात करें, तो सेबी से भी डील करना पड़ता है। अब जब सेबी से डील करने की बात आई और एक प्राइवेट कंपनी अपना डिबेंचर लिस्ट कराने पहुंची, बेटा सेबी ने डिबेंचर्स को दो तरीकों में बांट दिया। उन्होंने कहा जी ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, आपको जिनको आप डिबेंचर्स बोलते हो, उन्होंने वर्ड यूज किया डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये दो नेचर के होते हैं। उसने कहा दो नेचर के मतलब, उसने कहा ये कन्वर्टिबल होते हैं और ये नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। और अगर ये कन्वर्टिबल है ना, तो ये आज कहने को डेट हैं, कल को ये इक्विटी बनेंगे और आप अपने शेयर्स तो लिस्ट कर नहीं सकते। तो उसने, सेबी ने ये आर्गुमेंट देते हुए कहा जी जो कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज है ना एक प्राइवेट कंपनी की, वो भी हम लिस्ट नहीं करने देंगे। तो आप प्रैक्टिकली समझे बेटा, कंपनी एक्ट के अंदर डिबेंचर्स को लिस्ट करने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन जब सेबी ने गाइडलाइन बनानी शुरू करी, उन्होंने क्या किया, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, जो कल को इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनकी लिस्टिंग उसने बैन कर दी। बचे कौन से सर? नॉन कन्वर्टिबल डेट वाले, जिनको हम एनसीडीज बोलते हैं। प्रैक्टिकली इनका मार्केट में नाम क्या है, इनको एनसीडीज बोला जाता है, नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट या नॉन कन्वर्टिबल डेट। जब हमने एनसीडीज की बात करी, नॉन कन्वर्टिबल डेट की बात करी, इनसे पूछा गया, मैंने कहा जी इनको लिस्ट कराने में कोई तकलीफ है, क्योंकि मुझे कंपनी एक्ट तो नहीं रोकता। सेबी ने कहा नहीं, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, आप अगर अपने नॉन डेट कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, ये हम करने देंगे। तो यानी कि सर प्रैक्टिकली क्या प्राइवेट कंपनियां भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं? होती हैं। किन रेस्पेक्ट्स में? केवल अपने नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रेस्पेक्ट में। यानी कि सर जो हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट है, क्या उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेड होते हैं? होते हैं, लेकिन बेटा वो बहुत छोटी मार्केट है,
वहां पर ना वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए जनरली आप उसको टीवी पर ऐसे डिस्कस होते हुए नहीं देखते, इसलिए आपको लगता है कि शायद स्टॉक एक्सचेंज पर केवल शेयर्स ट्रेड होते हैं। शेयर्स ऑब्वियसली 99% ऑफ द मार्केट को बल्क को खाते हैं, लेकिन इसका एक सेगमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट का सेगमेंट भी है। आप एनएससी की वेबसाइट पर चले जाएं, बीएससी की वेबसाइट पर चले जाएं, तो वो आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी बताएगा, और उस डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट जिनके वहां पे लिस्टेड हैं वो प्राइवेट कंपनीज हैं। तो अगर आप प्राइवेट कंपनीज के देखेंगे, यही एनालिसिस मैं यहां से देना चाहता था कि सर जो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 3 है, ये बेसिकली बात किसके बारे में करता है। अगर हम पॉइंट 3 के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ये बताता है कि आप पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ या एफपीओ ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। वहां पर तो सर प्राइवेट कंपनी के लिए ना दोनों केस में ये बंद है, आप शेयर्स लाएं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाएं, आप ये तो नहीं कर सकते, यानी कि पैसा इनिशियली तो आपको प्राइवेटली ही रेस करना पड़ेगा। एक बार आपने पैसा रेस कर लिया, जब आपने उन शेयर्स डिबेंचर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की बात करी, तो उन केसेस में आपका शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी तो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रखनी पड़ती है, आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं ले जा सकते, फिर वो शेयर्स इक्विटी हो, फिर वो शेयर्स प्रेफरेंस हो, कोई भी हो, शेयर्स आर नॉट अलाउड टू बी लिस्टेड। जब आप डेट की बात करेंगे तो डेट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। जो कन्वर्टिबल पार्ट है उसको अलाउ नहीं किया गया, कंपनी एक्ट ने नहीं रोका, सेबी ने रोका हुआ है। और जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है, नॉन कन्वर्टिबल पार्ट को जो आप जो है लिस्ट करा सकते हैं, तो डेट एक्सटेंड क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी भी लिस्ट करा सकती है, करा सकती है। तो पहले जो मैंने आपका एक आज तक ज्यादातर बच्चों के दिमाग में इमेज होती है कि जो लिस्टेड कंपनी होती है वो केवल पब्लिक कंपनी होती है। नो, ऐसा नहीं होता। कई बार प्राइवेट कंपनियों की जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं प्रैक्टिकली। तो ये बात वाली बात हमने यहां से निकाली। इसके साथ हमारा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट हो गया पूरा, जो मुझे नई बात यहां पर आपके साथ डालनी थी। ठीक है जी। फिर आते हैं प्राइवेट कंपनी के नीचे टाइप्स के ऊपर। हमने कहा जी कई बार ना प्राइवेट कंपनी भी दो स्पेसिफिक तरह की होती हैं, एक होता है स्मॉल कंपनी, एक होता है वन पर्सन कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है जी? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करती थी। क्या थी ये कंडीशंस? सर एक कंडीशन थी पेड अप शेयर कैपिटल को लेकर, दूसरी कंडीशन थी टर्नओवर को लेकर। बेटा इंस्टीट्यूट का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, वो इंटर में भी पूछता है, इस बार के पेपर में भी था लगभग, और हमेशा जल्दी पहला क्वेश्चन होता है। पता नहीं उसको स्मॉल कंपनी इतना क्या पसंद है, वो कंपल्सरी क्वेश्चन में डाल देता है उसको हमेशा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, वही फाउंडेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार स्मॉल कंपनी पूछता है। जब से ये कंसेप्ट आया तब से इंस्टीट्यूट पूछे ही जा रहे हैं इस कंसेप्ट को। तो उन्होंने कहा जी स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। दोनों कंडीशंस पूरी करनी है। क्या क्या कंडीशंस है सर? उसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है इट कैन नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। तो सर ये जो 10 करोड़ रुपीज है ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं है, ये प्रिस्क्राइब करने की पावर है, जो उसके ऊपर लिमिट है कि गवर्नमेंट इस 50 लाख को बढ़ाकर कहां तक कर सकती है? 10 करोड़ तक कर सकती है। क्या इसको बढ़ाया गया? बेटा इसको रिसेंटली पिछले साल बढ़ाया गया, मैंने आपको मैंडेट ही पढ़ाया था फाउंडेशन में। ये लिमिट बढ़ के कितना पहुंच गई? 2 करोड़ रुपए की आज की डेट में प्रैक्टिकल लिमिट है। तो हमने क्या कहा जी 50 लाख एक्ट लिखता है, एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि इसको बढ़ा सकता है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द लिख के, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड के आगे एक्ट ही लिखता है कि ये बढ़ाकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक ले जा सकती है? 10 करोड़ तक ले जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को इस्तेमाल करते हुए इसको कितना बढ़ा रखा है? 2 करोड़ रुपए इसको फिगर को कर रखा है। ये अभी पीछे किया गया था लॉकडाउन से जब खत्म हुए थे, ये बेनिफिट देने के लिए कि अब काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने आप को क्या बुला सकती हैं? स्मॉल कंपनियां, बिकॉज लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। तो उन्होंने कहा जी 2 करोड़ से कम अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, और साथ में दूसरी कंडीशन आपका टर्नओवर कौन सा? एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च खत्म होगा, उसके अंदर आपका टर्नओवर क्या था? अगर वो टर्नओवर 2 करोड़ और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता, और प्रिस्क्राइब्ड कितना है? 20 करोड़। तो रेलेवेंट फिगर्स हमारे लिए क्या हो गई? पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 2 करोड़, टर्नओवर के लिए 20 करोड़। लेकिन क्योंकि पेपर में डेफिनेशन देनी पड़ जाती है, आपको बेटा प्रैक्टिकली ये फिगर्स भी याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फिलहाल तो हमें, अगर आप बिजनेस के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना कि मुझे तो सिर्फ लोगों को बताना होता है, तो 2 करोड़ और 20 करोड़ है जो इफेक्टिव फिगर है। अगर आपने चेक करना है एक कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है, पहली चीज चेक करें क्या वो प्राइवेट कंपनी है। अगर वो पब्लिक हुई तो बात ही खत्म, पब्लिक कंपनी क्या नेवर बी स्मॉल कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास 2 बातें आपको चेक करनी पड़ेंगी, क्या उसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है, और दूसरा क्या उसका जो टर्नओवर है
वो 20 करोड़ से कम है। तो 2 करोड़ और 20 करोड़ की हमारे पास लिमिट्स हैं जो करनी है। हाँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी डेफिनेशन याद करनी है, तो आपको एक्ट में लिखी हुई फिगर भी याद करनी पड़ेगी। एक्ट में लिखी हुई फिगर क्या है? 50 लाख और 2 करोड़, जिसके आगे एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और उस प्रिस्क्राइब्ड की भी लिमिट्स हैं। अगर पेपर में फॉर बाय चांस ये वाला पार्ट ना भी याद रहे कि ये लिमिट नहीं आती, मत लिखना, छोड़ देना, लेकिन गलत मत लिखना। बच्चा क्या करता है वे करने के लिए कि नहीं मैं ये भी बता के आऊंगा कि पावर कितनी है, वो फिगर गलत बता दो, क्योंकि 3 फिगर याद करनी पड़ जाती है। पहला क्या है? 50 लाख 2 करोड़, बढ़ाने की पावर कहां तक है? 10 करोड़ और 100 करोड़ तक। एक्चुअल में आज की डेट में इफेक्टिव फिगर क्या है? 2 करोड़ और 20 करोड़। ये तो किसी हालत में गलत नहीं करनी, क्योंकि ये गलत करोगे तो क्वेश्चन ही गया हाथ से, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नीचे पूछा होगा प्राइवेट स्मॉल कंपनी हो या नहीं हो, क्योंकि क्राइटेरिया तो यही रहेगा चेक करने का। डेफिनेशन क्योंकि देनी है सर, ये 50 लाख और 2 करोड़ की फिगर भी लिखनी पड़ेगी पेपर में। ये 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट 2 करोड़ रुपीस। ये याद रह जाए कि सर पावर कहां तक बढ़ाई जा सकती है, 10 करोड़ और 100 करोड़ तक, याद रहे तो लिख देना, नहीं याद रहे तो ये वाला हिसाब छोड़ भी सकते हो, इसके लिए अलग से कोई मार्क्स डिडक्ट करने के मूड में नहीं होते। गलत मत लिखना बस। तो हमने क्या कहा जी? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, जो कितना हो सकता है प्रिस्क्राइब करके उन्होंने कितना कर दिया? 2 करोड़ रुपए। पेड अप शेयर क्या है? टर्नओवर, कौन से वाला? पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर। अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब क्या स्मॉल कंपनी का स्टेटस हर साल बदल सकता है? क्या हर साल स्मॉल कंपनी का स्टेटस दोबारा डिटरमाइन करना पड़ता होगा? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है उसका। उसने एक पूछा कि एक कंपनी एक साल स्मॉल कंपनी थी, अगले साल क्या वो दोबारा चेक करें वो स्मॉल कंपनी है कि नहीं है, या एक बार स्मॉल कंपनी बन गए तो बन गए? हमने कहा नहीं सर, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि यहां पर जो टर्नओवर है वो हर साल देखना पड़ता है, तो हर साल आपको दोबारा चेक करना पड़ता होगा कि जो पिछले साल मेरा टर्नओवर था 31 मार्च तक का, यानी कि पहली बात तो ये फाइनेंशियल ईयर के लिए चेक होता होगा, कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही है। तो आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए चेक करने बैठेंगे उस फाइनेंशियल ईयर से पिछले ईयर जाइए, पिछले अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि इस साल की हम बात करें तो हम 31 मार्च 2022 को देखेंगे या 31 मार्च 2021 को देखेंगे। वहां पर हम चेक करेंगे 31 मार्च 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हमारा टर्नओवर क्या था। अगले पूरे साल के लिए उस टर्नओवर के बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा मैं स्मॉल कंपनी हूं या नहीं हूं। फिर अगले साल दोबारा क्या करना पड़ेगा? पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं पेड अप शेयर कैपिटल तो जनरली सेम ही रहती है, बहुत कम चांस होता है कि ये चेंज हो, अगर चेंज होगी तो वो भी चेक करनी पड़ेगी। हर साल आपको ये दोबारा से रिन्यू करके चेक करना पड़ता है कि आप स्मॉल कंपनी हैं या नहीं है। अच्छा, उसके बाद बेटा फाउंडेशन के पेपर में ना ये इंपॉर्टेंट थे कि आपको लिमिट याद होनी चाहिए। इंटर के पेपर में ना ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कंपनी कौन नहीं होती है, और ये डिफरेंस है। वहां पर वो आपसे इन बातों में नहीं घुसता था, वो कहता था बच्चे को लिमिट तो याद हो जाए। अब वो मान के चलता है लिमिट बच्चा याद करके आया होगा। वो पेपर में क्या कोशिश करता है? वो क्वेश्चन इनमें से किसी एक का बनाने की कोशिश करता है कि बच्चा ये बात भूल जाता है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भले ही टर्नओवर वाली और पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंडीशंस पूरी भी कर दें तो भी आप उनको स्मॉल कंपनी नहीं बुलाएंगे। और वो क्या क्या है? ये 5 कंडीशंस याद रखनी बहुत जरूरी है। अ कंपनी शैल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी इफ, वो इनमें से कोई एक हो। नंबर 1, अगर वो पब्लिक कंपनी हो। बेटा क्वेश्चन को आंख खोल के पढ़िएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट में आपको इंडिकेट करने के लिए नाम बदलेगा। सिर्फ आप क्वेश्चन में ए प्राइवेट लिमिटेड है या ए लिमिटेड है, पूरे इंटर के पेपर में सबसे पहले यह पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर ए प्राइवेट लिमिटेड और ए लिमिटेड वाली बात छोड़ दी, उसके आगे क्वेश्चन में एक भी हिंट नहीं होगा यह बताने के लिए कि कंपनी प्राइवेट थी या पब्लिक थी, और आप टर्नओवर और इसमें भेजाओगे और उसको स्मॉल कंपनी लिखाओगे। इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। वो 4 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, दुनिया जमाने के टर्नओवर बताता है कि पिछले साल टर्नओवर इतना था, इस साल टर्नओवर इतना था, पिछले साल पेड अप शेयर कैपिटल इतनी थी, इस साल इतनी है। बताइए पिछले साल आप स्मॉल कंपनी थे, इस साल आप स्मॉल कंपनी हैं कि नहीं। बच्चा सारा दिमाग लगा मारता है। बेटा पेपर में ऊपर लिखा होता है ए लिमिटेड, सारा आंसर गलत, क्योंकि आप लोग का सारा फोकस किस बात पे था? पेड अप शेयर कैपिटल चेक हो रही है, टर्नओवर चेक हो रही है। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कंपनी कौन सी थी, पब्लिक कंपनी। तो पेपर में ध्यान से आंख खोल के इस बात को चेक करना है। पहली बात, जैसे ही स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन आए, पहली चीज जो चेक करनी है कंपनी का नाम क्या है। कंपनी के नाम में उसने कहीं प्राइवेट और पब्लिक का हिंट तो नहीं दिया, और वो पक्का हिंट देगा वहां आपको। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज टाइम बचाइए, दफा करिए सारे फैक्ट्स को, कोई लेना देना नहीं हो उसका। आपको पता है हर चीज का आंसर क्या है कि आप स्मॉल कंपनी नहीं हो, क्योंकि आप क्या हो? पब्लिक कंपनी हो। ठीक है जी, पहली कंडीशन हमने पूरी करी कि कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? एक पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं होने चाहिए।
यानी कि दूसरी भाषा में आपकी कोई सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये चेक करना पड़ता है। वो क्वेश्चन में कई बार ये हिंट देता है कि ये कंपनी क्या है, ये दूसरी कंपनी की होल्डिंग है। अगेन फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन केसेस में भी टर्नओवर और जो पेड अप शेयर कैपिटल वो क्या हो जाएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, आप किसी की सब्सिडरी ना हो, यानी कि सर अगर आप होल्डिंग है तो भी आप पब्लिक नहीं बन सकते, तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। आपकी कोई होल्डिंग है, यानी कि दूसरी भाषा में आप किसी की सब्सिडरी हैं तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, अभी बात करेंगे इसके बारे में। चौथी बात, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8, अगर आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, एक बार उसने पेपर में यह भी पूछा कि सर एक कंपनी है वो चैरिटेबल वर्क करती है, इट इज रजिस्टर्ड एज अ क्लब, और दुनिया जमाने के आगे कंडीशन डालनी शुरू करी। अगेन फिर आपको क्या पकड़ना पड़ेगा कि सर वो सेक्शन 8 कंपनी है, उसके ऊपर भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता, फिर भले उसका टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल जो भी रहे। और लास्ट बात, अगर आप कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो किसी स्पेशल एक्ट में बनाया गया, ये तो ऑब्वियसली पेपर में पता चलेगा ही, उसको स्पेशल एक्ट बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहां पे क्योंकि स्पेशल एक्ट है, आप कोई बड़ी कंपनी ही होंगे जिसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ा, तो हमने कहा इन केस में स्मॉल कंपनी का स्टेटस आपको नहीं दिया जा सकता। तो 5 कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है कि आप पब्लिक कंपनी नहीं होने चाहिए। ये बात तो बेटा डेफिनेशन में ऊपर ही लिखी हुई है, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, तो ये बात तो वहीं से निकल के आती है कि आप पब्लिक कंपनी ना हो। 4 बातें डेफिनेशन के नीचे अलग से लिखी हुई हैं कि आप होल्डिंग कंपनी नहीं होने चाहिए, आप सब्सिडरी कंपनी नहीं होने चाहिए, आप कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 नहीं होने चाहिए, आप कंपनी और बॉडी का गवर्नमेंट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट नहीं होने चाहिए। इन चारों में से आप कोई भी हैं तो उस केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल, आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आया, एक एमसीक्यू आया था 2 मार्क्स का। अब बेटा पेपर में एमसीक्यू ना कुछ 1 नंबर के आते हैं, कुछ 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर वाले जनरली थोड़े से ट्रिकी होते हैं, 1 नंबर वाले स्ट्रेट होते हैं। तो आप कहेंगे 30 क्वेश्चन नहीं आए होते, जनरली जो हमारा पेपर में अंदाजा रहा है वो 20-22 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के होते हैं। इस हिसाब से अरेंज किया होता है कि 20-22 क्वेश्चन में वो 30 नंबर पूरे कर जाता है। एक आजकल आपका आना शुरू हुआ है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, कि मैंने कई सारे पेपर आप प्रैक्टिस के लिए भी लाए हुए हैं, लेकिन उसके लिए ना क्योंकि पूरा सिलेबस कराना पड़ता है उसके बाद समझ आता है। केस सिनेरियो में क्या होता है, वो ना एक कहानी गढ़ता है, अच्छी खासी आधे पेज की कहानी लिखता है, उसमें ना कई सारी बातें टच करता है कि एक पर्सन है वो ऐसे ऐसे उसने प्राइवेट कंपनी सेटअप करी, उसके पास 2 मेंबर थे, फिर उसने कल को सोचा मैं काम बढ़ाऊंगा, किसी ने उसको बोला कि नहीं काम बढ़ाने से अच्छा है कि आप अकेले ही काम कर लो, फिर उसने 1 पर्सन कंपनी बनाने की सोची, उसने अपनी वाइफ को उसके अंदर नॉमिनी बनाया, कुछ समय के बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड को नॉमिनी बनाया। वो ऐसे कर करके ना कई सारी चीजें टच करेगा, यानी कि वो प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट भी टच करेगा, 1 पर्सन का भी करेगा, आगे शेयर कैपिटल डिवेंचर्स वाली बात है वो भी उस कहानी में टच होएगी, मीटिंग्स वाला चैप्टर होगा वो भी उसमें टच होगा, और पूरे सिलेबस की ना एक कहानी बनाकर रख देगा आपके सामने। अब उस कहानी में बहुत सारी बातें तो इररिलेवेंट होंगी, जिनका कोई लेना देना नहीं होगा, बिना मतलब कि आपको पागल बनाए चले जा रहा होता है, आप पढ़े चले जा रहे होते हैं, कुछ चल रहा है। नीचे फिर वो 5 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 5 एमसीक्यूज होते हैं। वो 5 एमसीक्यूज जनरली ऊपर वाले केस सिनेरियो पे बेस्ड होते हैं, लेकिन होते स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ के क्वेश्चन है कि इस केस में जो मिस्टर ए हैं वो 1 पर्सन कंपनी चला रहे हैं, वो अपने एक फ्रेंड को मिस्टर बी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं क्योंकि वाइफ की डेथ हो गई है, क्या किसी फ्रेंड को नॉमिनी बनाया जा सकता है। नीचे वो 4 आंसर देगा कि नहीं, जो मेंबर है वो जो नॉमिनी है वो केवल फैमिली मेंबर होना चाहिए। दूसरा वो इस तरह का देगा कि नॉमिनी अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो ऑटोमेटिकली जो वाइफ की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जो उनका सन होगा वो बन जाएगा। थर्ड वो होगा आप किसी को भी बना सकते हो। चौथा वो होगा कि नॉमिनी बनाने की जरूरत नहीं, एक तो बिल्कुल ऐसा बेकार सा ऑप्शन देगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इन केस सिनेरियोस के नीचे जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे लेकिन उसके लिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा चैप्टर जरूरत है करने के लिए, तो उसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको वो ऊपर कहानी ना भी बताए ना और सिर्फ क्वेश्चन आपके आगे रख दें, आप उसको आंसर कर दोगे। उस कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो कहानी दी क्यों गई होती है? आपका टाइम खराब करने के लिए, क्योंकि टाइम भी तो खराब कराना है, क्योंकि समझ आ रहा है कि एमसीक्यू जल्दी आंसर हो जाते हैं, तो आधे आधे पेज की कहानियां लिखता है और उस आधे आधे पेज में से सिर्फ 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो उस कहानी पे बेस्ड होता है। अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उन कहानी से नाम उठाए गए होते हैं कि हाँ ए ने ये किया, बी ने वो किया, लेकिन कहानी ना भी पड़ी हुई हो तो भी आंसर हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं पहले आपको ये कराने की कोशिश भी करूंगा कि हम जब केस सिनेरियो करेंगे, मेरा पहला बच्चों को ये कराने का तरीका होता है कि पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि देखे तो सही उसने पूछा क्या। जैसे कुछ टीचर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि जब इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना तो पहले सवाल पढ़ लो, नीचे पूछे क्या हुए, उसके बाद ऊपर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करो। तो आपका दिमाग यही चल रहा होता है कि सवाल ये पूछो तो साथ साथ जवाब भी ढूंढते जाते हो आप। तो वाला एटीट्यूड यहां रखना पड़ता है बिकॉज हम कम टाइम के साथ झेल रहे हैं।
अच्छा, इसमें भी ऐसी कहानी थी कि एक 2 मार्क्स का आपके पास एमसीक्यू आया आज से 2 साल पहले। उसमें उन्होंने क्या बोला जी, एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपया है। तो पेड अप शेयर कैपिटल इज 1 करोड़ रुपीस और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का है। ये ए प्राइवेट लिमिटेड एक बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 60% ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करती है। बी प्राइवेट लिमिटेड का जो पेड अप शेयर कैपिटल है दैट इज 50 लाख रुपीस और इसका जो टर्नओवर है दैट इज 2 करोड़ रुपीस। नीचे उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए ए बी सी डी करके। ए इज अ स्मॉल कंपनी, बी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बी इज अ स्मॉल कंपनी, ए इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बोथ ए एंड बी आर नॉट स्मॉल कंपनी, बोथ ए एंड बी आर स्मॉल कंपनी। तो ये उसके हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसको वो ट्रिकी मानता है। वो उसका ये मानना है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर के सवाल में डालना चाहिए। तो इस तरह का उसने क्वेश्चन पूछा। अब आप समझेंगे इसके अंदर बेसिकली क्या चेक कराने की कोशिश कर रहा है। सर वो होल्डिंग और सब्सिडरी वाली बात पे टिक गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि सर जो ए प्राइवेट लिमिटेड है क्योंकि ये 60% होल्ड करती है बी प्राइवेट लिमिटेड में। अब आपको जवाब में रीजन तो देने नहीं है, तो हमने क्या जी, क्योंकि ये ए प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करती है, ये हो गई एक होल्डिंग कंपनी और इसके होल्डिंग कंपनी होने से ही ऑटोमेटिकली ये क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। अब ये होल्डिंग है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यूजलेस बात होगी। तो हमने कहा जी ए भी नहीं होगी और क्योंकि ये सब्सिडरी है तो इस केस में ये भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, सी वाला पार्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन उससे पेपर में पूछा हुआ है जहां से वो आपसे क्या करता है, इस कंसेप्ट को अराउंड एमसीक्यूज के अंदर भी चेक किया जा सकता है। तो जनरली पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज ही आते हैं। इससे मुश्किल लेवल के एमसीक्यू वहां पर आप उम्मीद मत करिए कि बहुत ज्यादा आएंगे। हाँ, कुछ मुश्किल एमसीक्यू जिनको बच्चा बोलता है वो पता क्या आते हैं आपके कंपनी लॉ में ना, कई जगह टाइम की लिमिट्स हैं कि ये फॉर्म 15 दिन में फाइल करना है, ये नोटिस 30 दिन में फाइल करना है। वो लिमिट्स इतनी ज्यादा हैं कि हर सेक्शन में बार बार आती रहती हैं। कहीं 15 है, कहीं 30 है, कहीं 60 है, कहीं 45 है। जनरली यही लिमिट्स हैं ज्यादातर जगह, 15, 45, 60 दिन या उसके बाद 3 महीने की लिमिट। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है ये चीज कितने दिन में फाइल करनी है और यही 4 ऑप्शन लिख देता है नीचे, 15, 30, 45, 6 महीने या 3 महीने, जो जनरल आंसर्स होते हैं। अब ये बच्चे को थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्योंकि रीजन क्या होता है इसमें, ये प्योर क्रैमिंग बेस्ड है, इसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ये इसका पॉइंट क्या है कि आपको एक वो दिन याद होने चाहिए कि ये चीज 15 दिन में फाइल होती है, ये दिन 30 दिन में फाइल होती है। और क्योंकि कंपनी एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, इस तरह का इसमें काफी कुछ है। टू दैट एक्सटेंट जो वो वाले एमसीक्यूज होते हैं ना जहां पर वो टाइम लिमिट पूछने शुरू कर देता है, वो कई बार बच्चों के गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको वो टाइम लिमिट याद नहीं होते। अदरवाइज एज सच कुछ मुश्किल नहीं पूछा हुआ होता कि मैं कहूं कि बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन जनरेट कर देता है, इस तरह का कोई ट्रिकी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आता। अच्छा, एक स्मॉल कंपनी में और चीज चेक करनी है, क्योंकि अब हम इंटर में आ गए हैं तो जल्दी वो हमसे रूल्स भी एक्सपेक्ट करता है कि हमें पता होगी कौन से रूल में ये लिमिट दी गई है। तो बेटा आपको हमने बताया कि अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड जिसको बढ़ाकर 2 करोड़ और 20 करोड़ किया गया, और इसलिए किसी रूल से आई होगी फिगर। इनके रूल्स क्या हैं? अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। नाम क्या है? प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने रूल्स इशू किए। रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स। आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स। ये नाम भी बता रहा है रूल्स किसके बारे में है कि डेफिनेशंस के अंदर जहां भी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द आया होगा, उन सेक्शन 2 की डेफिनेशन में जहां जहां एज में भी प्रिस्क्राइब्ड आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल बनाया गया, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। इस रूल में रूल 2 क्लॉज टी इंट्रोड्यूस कर ये लिमिट्स दी गई। उन्होंने कहा जी ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 और सब सेक्शन 2 यानी कि 2 सब सेक्शन 85 जिसको आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बोलते हैं, इसके सब क्लॉज 1 और 2 में जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट है दैट विल बी 2 करोड़ एंड 20 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो अगर आपको पेपर में याद रह जाए रूल नंबर तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए रूल नंबर साथ साथ याद होते जाए, साथ साथ करते जाएंगे तो याद हो जाएंगे। अदरवाइज आप ये बैठ के मानेंगे कि लास्ट में एक कागज पे लिखूंगा और याद करूंगा, ना वो कागज बनेगा ना वो कभी याद होगा। तो प्रैक्टिकली वही है कि साथ साथ अगर होता जाएगा कि हाँ ये रूल टी में लिखा हुआ है, रूल टी ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन एंड डेफिनेशन डिटेल रूल्स, 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट इसके अंदर दी गई है, लिमिट यहां से आती है। बाकी रूल नंबर ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ 20 करोड़ जरूर याद रहे, ये ना रूल टी याद रह जाए और फिगर भूल जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली फिगर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, रूल याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है जी। लास्ट जो आज हम करने वाले हैं 1% कंपनी, कुछ नई बात नहीं है, पूरा का पूरा फाउंडेशन का रिपीट है, इसके अंदर कोई नई बात बताने वाली नहीं है। 1% कंपनी क्या होती है जी, 2 क्लॉज 62 में डिफाइन है। 1% कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। अगर आप इसको प्राइवेट और पब्लिक में बांटने की कोशिश करें तो 1% में कंपनी हमेशा क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। ये बात सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी लिखता है। तो बेसिकली दो सेक्शन इसके साथ काम करते हैं, 2 क्लॉज 62 और साथ में सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, जो ये जिक्र करता है कि ये एक प्राइवेट कंपनी होगी। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वाली सारी बातें इसके ऊपर अप्लाई करेंगी। क्या प्राइवेट कंपनी की तरह इसको भी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है। ये ओपीसी शब्द का इस्तेमाल भी करती है और साथ में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल भी करती है, क्योंकि 1% सॉरी प्राइवेट कंपनी होने की वजह से वो वाली बात भी इसके ऊपर अप्लाई करेगी। डिफरेंस क्या है प्राइवेट कंपनी और इसमें? कुछ बातें जो इसके ऊपर अलग से अप्लाई होती हैं। सर क्योंकि 1% कंपनी है इसलिए इसके मेमोरेंडम में केवल एक ही सब्सक्राइबर होगा। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहां पर आपका एक ही पर्सन है तो अकेला पर्सन ही सब्सक्राइबर होगा। साथ में सर यहाँ एक पर्सन का नाम अलग मेंशन करना पड़ता है मेमोरेंडम के अंदर, जो कि पर्सन की डेथ पर, सोल मेंबर की डेथ पर क्या बन जाएगा? नॉमिनी बन जाएगा। 1% कंपनी है तो नाम के नीचे ब्रैकेट में 1% कंपनी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होते हैं, इसमें 1 होते हैं। 200 की लिमिट वाली बात इसके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, इसके अंदर 1 डायरेक्टर होते हैं। कोई नई बात नहीं है, सारी बातें फाउंडेशन में पढ़ गया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से ये कैसे अलग है। अगर इसको वैसे प्राइवेट कंपनी बोल होती तो प्राइवेट कंपनी की टाइप ही है, लेकिन एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से, अदर देन स्मॉल कंपनी और ओपीसी वाली कंपनी से ये कैसे अलग है कि सर एक तो इसके सब्सक्राइबर एक होता है, नॉमिनी का प्रोविजन होता है इसमें जो प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। 1% कंपनी शब्द इसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है नाम के अंदर, एक मेंबर से बन सकती है, एक डायरेक्टर से काम चला सकती है। फिर इसके आ जाते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन। अगेन हमने पूरी बातें फाउंडेशन में पढ़ी हुई है कि सर इसका जो मेमोरेंडम है उसके अंदर एक नॉमिनेशन क्लॉज डालना पड़ता है। उस नॉमिनेशन क्लॉज में आपको एक नेम ऑफ द पर्सन बताना पड़ता है जो इन द केस ऑफ डेथ या इन कैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर उसकी जगह मेंबर बन जाता है। इस नॉमिनी को अपॉइंट करने से पहले उसका एक रिटर्न कंसेंट लेना पड़ता है और उस रिटर्न कंसेंट को आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। यह नॉमिनी जब चाहे अपना रिटर्न कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, यानी कि जब चाहे नॉमिनी बनने से मना कर सकता है। ऐसे ही जो ये सोल मेंबर है ये जब चाहे इस नॉमिनी को चेंज कर सकता है। ये नॉमिनी को चेंज करने का तरीका क्या होता है? सर नॉमिनी को चेंज करने का तरीका यह है कि जो आपका मेंबर है वो ओपीसी को ये बात इंफॉर्म करेगा, जो ओपीसी है वो ये बात किसको इंफॉर्म करेगी? आरओसी को। बेटा लीगल फॉर्मेलिटी आप समझे, वैसे तो मेंबर और ओपीसी कायदे से एक ही माने होंगे आम जनता, लेकिन लॉ की नजर में दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मेंबर ने अगर चेंज करना है तो इस बारे में ओपीसी को बताएगा, ओपीसी जो है वो आगे क्या करेगी? आरओसी को इन्फॉर्म कर देगी कि हमारा मेंबर अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता है। तो हमने क्या लिखा? जो अदर पर्सन है whose name is given in the memorandum shall give a prior written consent in the prescribed form and the same shall be filed with the registrar of the company at the time of incorporation. Such person shall also be given the right to withdraw the consent. जब भी चाहे अपना consent withdraw कर सकता है। The member of the OPC may at any time change the name of such person by giving a notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar. एक बात यहां और पकड़ने वाली है, हमने कहा जी क्योंकि ये नॉमिनी का नाम आपके मेमोरेंडम में दिया गया होगा तो अगर ये नाम चेंज करना पड़ गया तो ये ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम माना जाना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हमारे कंपनी एक्ट में कवर्ड है बेटा सेक्शन 13 के अंदर, सिलेबस का पार्ट है। अब तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम वन ऑफ द, जिसे कह लीजिए ना, टफेस्ट प्रोविजंस में से एक है, जहां वो ऐसी बातें बोलता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, कंपनी के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, तब जाकर आप उसको चेंज कर पाते हैं। यानी कि आपकी कंपनी के मेमोरेंडम में चेंज होगा कि नहीं होगा इस बात का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कि आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो सर अब मेमोरेंडम में से अगर मैं नाम बदलने की बात करूं, नॉमिनी के नाम बदलने की बात करूं, तो है तो ये भी ऑल्टरेशन ही, मेमोरेंडम में चेंज हो रहा है ना। तो क्या इसके लिए भी फिर सेक्शन 13 फॉलो करें? अब क्योंकि ये बेटा ऐसा चीज था जिसके अंदर आप समझेंगे कि ये एक ऐसा इवेंट है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा आज, नहीं तो नाम नॉमिनी बदले जाएंगे या हो सकता है उस नॉमिनी की डेथ हो जाए, किसी और को अपॉइंट करना पड़े। तो इन केसेस को जनरली ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के केस से बाहर रखा गया। और ये बात सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी नहीं लिख दी कि एनी चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। और ऐसा लिखने से क्या हुआ कि जो सेक्शन 13 था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल वगैरह की बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के केस में, वो यहां अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सर अगर आपको मेंबर बनना है या आपको नॉमिनी बनना है, 3 बातें हैं जो पूरी करनी है। पहले 3 होती थी, अब 2 रह गई हैं। पहला क्या है जी, आपका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। तो आर्टिफिशियल पर्सनों को तो यहां से कर दो भाई बाहर।
ना वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ना वो नॉमिनी बन सकते हैं। उस बात को कर दिया बाहर। ये केवल नेचुरल ह्यूमन बींग्स की गेम है कि आपको जब ओपीसी की आप बात कर रहे हैं तो ओनली नेचुरल पर्सन मेंबर बन सकते हैं, ओनली नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं। दूसरी बात, आपका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। सिर्फ जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो मेंबर बनेंगे और वही क्या बनेंगे, नॉमिनी बनेंगे। और पहले एक तीसरी कंडीशन हुआ करती थी, आपका रेजिडेंट होना जरूरी होता था कि अगर आप रेजिडेंट हैं तब और तब आप मेंबर और नॉमिनी बन सकते थे। बेटा अब यह बात हटा दी गई है, इनफैक्ट आपके फाउंडेशन में भी हटा दी गई थी। रेजिडेंट इंडिया को काट के इन्होंने क्या लिख दिया था, वेदर रेजिडेंट इंडिया और नॉट। और फिर पहले क्या होता था, यहां पर ना एक डेफिनेशन होती थी जो बोलती थी कि आप रेजिडेंट कब माने जाओगे, 182 डेज में। इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज कर कर भी 120 कर दिया है, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझेंगे इस डेफिनेशन का हमारे लिए कोई काम नहीं बचा, क्योंकि जब रेजिडेंट है या नहीं है ये चेक करना ही नहीं है, तो फिर 180 दिन में रेजिडेंट बनते हो या 120 दिन में रेजिडेंट बनते हो, इट हार्डली बिकम्स इररिलेवेंट। तो ये चेंज का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने किया हुआ तो हमने बता दिया कि रेजिडेंट क्या होता है, जो 120 दिन के लिए इंडिया में प्रीसीडिंग इम्यूनिटी ईयर में इंडिया में रहा हुआ है, यही ओपीसी बना सकता है, यही नॉमिनी बन सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा सर माइनर्स को यहां से बाहर रखा गया, तो मैं इन दूसरी कंडीशन में तीसरी कंडीशन ये जोड़ देता हूं कि सर वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। जनरली बेटा माइनर की प्रॉब्लम पता कहां आती है, नॉमिनी के केस में। अब इसलिए माइनर ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं करते फिर रहे होते बाहर, लेकिन नॉमिनी बनाते समय जनरली लोग क्या चाहते होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनमें से किसी को नॉमिनी बना दिया जाए, और अगर वो बच्चा माइनर है तो आप उसको नॉमिनी नहीं बना सकते। ये बात भी वो जनरली केस स्टडीज के अंदर डालता है, जो आपका केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, उसमें जनरली कई बार ये पॉइंट इन्वॉल्व किया हुआ होता है कि वो फैमिली मेंबर्स के नाम बताता है कि ए है ये इतने साल का है, बी है ये इतने साल का है, सी वाइफ है इतने एज की हैं, तो आपको पूछता है इनमें से किसको नॉमिनी बना सकते हैं और किसको नहीं बना सकते। तो उसमें वो टच क्या करना चाहता होता है, पहले तो वो ये भी डालता था कि इसमें से फलाना पर्सन इतने दिन भारत में रहा, इसमें से इतने दिन भारत में रहा, वो करने के लिए कि आप रेजिडेंट वाली बात भी चेक करें। अब वो बात लिख भी दे तो आपके लिए इररिलेवेंट है, सिटीजनशिप वाली बात का ध्यान रखिएगा। अगर वो ये बताना शुरू कर दे कि उनमें से कोई सिटीजन है और कोई सिटीजन नहीं है, तो वो बात पकड़नी है। उनकी एज का ध्यान रखना है कि अगर वो माइनर है तो वो नॉमिनी नहीं बन सकते। वो बेसिकली नॉमिनी के रिस्पेक्ट में ही पूछता है कि इनमें से नॉमिनी किसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो तीन बातों को ध्यान रखना है कि सर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और तीसरा माइनर नहीं होना चाहिए उस पर्सन को, ना जो ओपीसी बना रहा है, ना जो नॉमिनी है, दोनों ये बातें पूरी करनी है। उसके बाद हमने कहा जी एक पर्सन एक टाइम के ऊपर एक ओपीसी का मेंबर बन सकता है, एक ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, यानी कि आप दोनों पोजीशन एक साथ एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक जगह ओपीसी में मेंबर, एक जगह ओपीसी में नॉमिनी। और ऐसा होने की वजह से अगर दूसरी जगह जहां आप नॉमिनी थे वहां पर मेंबर की डेथ हो गई और आप वहां भी मेंबर बन गए, जहां मैं आपको क्लास में एग्जांपल देता था कि एक मिस्टर ए है, मिसिस ए को नॉमिनी रखा हुआ है, एक मिसिस ए है, इन्होंने मिस्टर ए को नॉमिनी बनाया हुआ है अपनी ओपीसी में, और लेट अस से मिसिस ए की डेथ हो जाती है। अब सर यहां पर तो ठीक है वो नया नॉमिनी अपॉइंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां प्रॉब्लम क्या आएगी सर, ये मेंबर की जगह ये खुद मेंबर बन जाएगा और ये इस कंडीशन का वायलेशन करना शुरू कर देगा कि आपको एक टाइम के ऊपर एक ही ओपीसी का क्या बनना होता है, मेंबर बनना होता है। तो हमने कहा जी ऐसे केसेस में अगर एक मेंबर एक जगह मेंबर, एक पर्सन एक जगह मेंबर था और एक जगह नॉमिनी था, और जहां वह नॉमिनी था वहां पर सोल मेंबर की डेथ हो जाने की वजह से वो वहां भी मेंबर बन जाता है, तो उसको ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए 182 डेज का टाइम दिया जाता है। यानी कि ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पर 182 डेज के लिए एक व्यक्ति दो जगह मेंबर बन जाए। और वो ऐसा कब होता है कि सर जहां वो दूसरी जगह मेंबर इसलिए बना क्योंकि वहां पर वो पहले नॉमिनी था और वहां का जो सोल मेंबर था उसकी डेथ हो गई, इस वजह से वो वहां भी मेंबर बन गया। तो मैंने कहा ऐसे सिचुएशन में 182 डेज हैं, या तो दूसरी वाली ओपीसी बंद कर दो या पहली वाली बंद कर दो, क्योंकि एक ही जगह आप क्या कर सकते हैं, मेंबर के रूप में काम कर सकते हैं। उसके बाद दो कंडीशंस याद रखने वाली होती है हमारे पास कि सर जो ये ओपीसी है ये सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में ना इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही इसको बाद में सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड लास्ट, आपकी जो ओपीसी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज का काम नहीं करेगी और किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट में जिसमें कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी सब कुछ आ जाएगा, उनके अंदर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा ओपीसी जो है वो किसी भी कंपनी के अंदर
शेयर्स नहीं खरीदेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात भी कई बार वो केस स्टडी में पूछने की कोशिश करता है कि अगर आप ओपीसी हैं तो आप किसी और कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो यहां फंस जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ना किसी कंपनी के, ना किसी फॉरेन कंपनी के, ना किसी बॉडी कॉर्पोरेट के, ना किसी एलएलपी के लिए, क्योंकि वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें सब कुछ फॉलो हो जाएगा। आप किसी एलएलपी के पार्टनर भी नहीं बन पाओगे ओपीसी में को ले जाकर, आप कहीं पर वो भी नहीं लगा पाओगे, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं, पैसा नहीं लगा पाओगे, कोई डिवेंचर्स नहीं उठा पाओगे, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, बंद की गई हैं। अच्छा, लास्ट में इसके बाद बेटा दो बातें पहले और हुआ करती थी, जो यहां से मैंने काट दी है। वो दो बातें क्या होती थी कि एक बार आप ओपीसी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाते थे तो पहले आपके ऊपर 2 साल की रिस्ट्रिक्शन होती थी कि 2 साल तक आप ओपीसी ही रहेंगे, आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। एक रिस्ट्रिक्शन ये होती थी। और दूसरा ये होता था कि कुछ कंडीशंस दी गई थी कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चला जाए, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाए, तो आपको कंपल्सरली ओपीसी का स्टेटस छोड़ना पड़ता था। यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहां वो कहते थे कि इतने दिनों तक वॉलंटरली नहीं छोड़ने देंगे, और कुछ सिचुएशन वो ऐसी बताते थे जहां पर कंपल्सरली करना ही करना पड़ता था आपको स्टेटस खत्म। दोनों बातें हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा अब ओपीसी बनने के अगले दिन कन्वर्ट करना चाहे करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। प्राइवेट में करना चाहे तो एक मेंबर और ढूंढ लाए, एक डायरेक्टर और ढूंढ लाए, कर ले कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहे 2 डायरेक्टर और ढूंढ लाए, 6 मेंबर और ढूंढ लाए, कर ले कन्वर्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा, आपका टर्नओवर जितना मर्जी चला जाए, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल जितनी मर्जी हो जाए, आप ओपीसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर चलते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ओपीसी के लिए अब टर्नओवर की या पेड अप शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं बची। पहले 50 लाख 2 करोड़ की लिमिट होती थी, यानी कि स्मॉल कंपनी वाली लिमिट ही लगी हुई होती थी कि अगर आप इसको क्रॉस कर जाओगे तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ओपीसी का स्टेटस छोड़ना पड़ता था। तो यानी कि ओपीसी भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्मॉल कंपनी वाली बातें पूरी कर ही रही होती थी, क्योंकि उसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर उससे नीचे ही दबा कर रखा जाता था। अब वो कंडीशन हटा दी गई है कि आप अगर वो बातें नहीं भी पूरी कर रहे हैं तो भी आप ओपीसी के फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज यहीं रुकते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।